सिस्टम ने मुझे एक जानलेवा Very खूबसूरत चेहरा handsome दिया, boy. लेकिन उसी पल मुझे एक बिल्कुल बेकार बैकग्राउंड कैरेक्टर की स्क्रिप्ट में लॉक भी कर दिया। जब मैं इस किताब की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हुआ, तब तक मेल लीड ये जुन पहले ही सातों फीमेल लीड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच चुका था, और मेरी जैसी भारी सोशल एंग्जाइटी वाली शख्सियत का जिंदगी में सिर्फ एक ही गोल था, चुपचाप फिनाले तक सरवाइव करना और फिर अपने $10 बिलियन के कैश प्राइज के साथ घर वापस लौट जाना। सिस्टम जब मेरे लिए प्लॉट सिंक कर रहा था, तब वो लगातार बड़बड़ाए जा रहा था कि इस किताब का मेल लीड हद से ज्यादा दिखावटी और घमंडी इंसान था। 7 बेहद खूबसूरत फीमेल लीड्स उसके लिए हर वक्त लड़ती रहती थी, लेकिन वो उनसे ऐसे बचता था जैसे कोई प्लेग हो। मैं सिस्टम द्वारा प्रोजेक्ट की गई लड़कियों की तस्वीरों को घूर रहा था। मेरी नजरें स्क्रीन से चिपक गई थीं। सच कहूं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा था। मतलब उन चेहरों को तो देखो, उनकी फिगर देखो, वो मेरी हर पसंद पर बिल्कुल फिट बैठती थी, एकदम ड्रीम गर्ल्स। मैं खुद को रोक नहीं पाया और वहीं बोल पड़ा, वो नालायक लड़का तो बहुत ज्यादा ऐश कर रहा है, उसे अपनी किस्मत की कोई कद्र ही नहीं है। मुझे उसकी जगह बस कुछ एपिसोड के लिए रख दो। सात तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 365 भी संभाल लूंगा, साल के हर दिन एक अलग लड़की। सिस्टम तुरंत खुशी से पागल हो गया। आखिर मुझे कोई ऐसा सोलमेट मिला जो सच में मुझे समझता है। बस अफसोस की बात यह है कि तुम सिर्फ एक बैकग्राउंड एक्स्ट्रा हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्लॉट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सीधे घर वापस भेज दूंगा और कम से कम 200 मिलियन का अपीयरेंस फी भी दिलवाऊंगा। ये सुनते ही मेरे अंदर अचानक हिम्मत भर गई। मैंने तुरंत सिस्टम से एक डिमांड रख दी, देखो, अगर मैं मेन कैरेक्टर नहीं बन सकता तो कोई बात नहीं, कम से कम मुझे थोड़ा बेहतर बैकग्राउंड रोल दे सकते हो। आदर्श रूप से ऐसा कोई जो मेन कैरेक्टर के पास ही छिपा रहे और आराम से सारा ड्रामा एंजॉय करे बिना खुद उसमें फंसे। सिस्टम बस मेरे बिल्कुल परफेक्ट चेहरे को घूरता रहा, जैसे गहरी सोच में डूब गया हो। असल में इस किताब का प्लॉट काफी सिंपल था। मेल लीड ये जून ने जान तोड़ मेहनत करके अमीरों की इस सुपर एलीट अकादमी में एडमिशन पाया था, लेकिन उसे अमीर और ताकतवर लोगों से सख्त नफरत थी। फ्रेशमैन वेलकम पार्टी में उसने सीधे कह दिया, आखिर F7 में ऐसा क्या खास है, वो बस सही परिवारों में पैदा हो गए, इसलिए किस्मत वाले हैं। और बस उसी पल पूरा स्कूल उसके खिलाफ हो गया और उसे बेरहमी से बुली करना शुरू कर दिया। लेकिन बदकिस्मती से उसका चेहरा अकादमी की सबसे ऊंची पोजीशन पर बैठी उन 7 लड़कियों की नजरों में आ गया। रहस्यमयी और छूने से भी दूर लगने वाली F1, बर्फ जैसी ठंडी और अनुशासन प्रिय स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट F2 शेन चिंगजू, मीठी लेकिन चालाक F3, शांत लेकिन निर्दयी F4, बेहद क्रूर F5, आलसी लेकिन जीनियस F6 और पूरी तरह सनकी और जुनूनी F7। सातों ने मिलकर उसका एक पागलपन भरा जुनूनी पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन यूजो उनसे करीब आने से डरता था। उसे उनकी घमंडी और एहसान जताने वाली दया से सख्त नफरत थी। फिर भी जिंदा रहने के लिए उसे मजबूरन उनकी सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था। जब आखिरकार उसकी मौत बुढ़ापे में हुई, तब उसकी जिंदगी की आखिरी और इकलौती ख्वाहिश आजादी थी। उसने प्रार्थना की कि अगले जन्म में उसका F7 से कभी सामना न हो। मैं ये सब बड़े मजे से पढ़ रहा था कि तभी मैंने सिर उठाया और देखा कि सिस्टम फिर से मेरे सामने आ गया था, लेकिन इस बार उसकी हालत बुरी तरह पिटी हुई लग रही थी। डिटेल्स की चिंता मत करो, वो हाँफते हुए बोला, बस अभी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें इसी वक्त टेलीपोर्ट कर रहा हूँ। पता चला कि मेरा सिस्टम अपने नए सोलमेट के लिए चुपके से मेन सिस्टम से जाकर भिड़ गया था। उसने सचमुच लड़ झगड़ कर मेरे लिए रीबर्थ का एक स्लॉट छीन लिया था। तो इस टाइमलाइन में मेल लीड रिबॉर्न हो चुका था और संयोग से वो ठीक F7 से आधिकारिक मुलाकात से पहले रिबॉर्न हुआ था। खैर, जब ओरिजिनल प्रोटोगोनिस्ट अपना काम करने से मना कर रहा है, तो ये दुनिया खुद ही एक नया मेल लीड पैदा कर देगी। होस्ट, तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुम्हारे चांस बहुत ज्यादा हैं। मैं उस भारी भरकम जानकारी को ठीक से समझ भी नहीं पाया था कि तभी सिस्टम चिल्लाया, आंखें बंद करो। होस्ट, जैसे ही प्लॉट खत्म होगा मैं तुम्हें लेने वापस आ जाऊंगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तब मैं पहले ही किताब की दुनिया के अंदर खड़ा था। मैं अब छूनान बन चुका था। कुछ दूर लॉन पर यूजो को घेरकर बुली किया जा रहा था और वही घिसे पिटे बुलिंग वाले डायलॉग मेरे कानों में गूंजने लगे। हमने तुझे मिस मे के लिए पानी लाने को कहा था और तू ये सस्ता लोकल ब्रांड उठा लाया, इसे तो कुत्ते भी नहीं पिएंगे। हिम्मत कैसे हुई इसे यहाँ लाने की? एक जोरदार लात सीधे यूजो के कंधे पर पड़ी। वो लड़खड़ाता हुआ पीछे गया और जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अपमान और गुस्सा साफ दिख रहा था जब उसने पलटकर कहा, अगर कुत्ते नहीं पिएंगे तो फिर तुम पी लो। मिस मेलिन नाम की लड़की अपनी कुर्सी पर आलस से पीछे टिक गई। मिस मेलिन ने हल्की सी हंसी के साथ उसका मजाक उड़ाया, येजोंग, आज तो तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई है। ये देखकर मुझे सेकंड हैंड शर्मिंदगी महसूस होने लगी। हमारा उसकी मदद करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं तो बस एक कैनन फोडर एक्स्ट्रा था। बीच में पड़ना मतलब खुद को इंसानी ढाल बना लेना था, इसलिए मैं दीवार से चिपककर चुपचाप वहां से निकल गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पीछे जमीन पर पड़ा येजोंग मेरी जाती हुई पीठ को घूर रहा था। उसकी आंखों में गलतफहमी से भरी नफरत और गहरा रोष जल रहा था। अपनी याददाश्त के सहारे मैं वापस डॉर्म की तरफ चल पड़ा। 2 लोगों वाला कमरा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। कमरे के बीचों बीच एक साफ सीमा रेखा खींची हुई थी और किस्मत की बात यह थी कि येजोंग और मैं सच में रूममेट्स थे।
बस फर्क इतना था कि फ्रेशमैन गाला में अपनी छोटी सी स्पीच देने के बाद से ही येजोंग डॉर्म छोड़ चुका था। वो स्कूल द्वारा हर स्टूडेंट को दिए गए प्राइवेट लैब में रहने लगा था। वहां वो आराम से अपने एक्सपेरिमेंट्स पर ध्यान दे सकता था और अमीर बच्चों की बेवकूफाना बुलिंग से भी बच सकता था। मैंने थोड़ी देर यूं ही सोच विचार किया, फिर नहाया, बिस्तर पर चढ़ा और चुपचाप पढ़ाई में जुट गया। ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार जिन छात्रों के ग्रेड बहुत खराब होते थे उन्हें किसी भी हाई सोसाइटी इवेंट में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलती थी। मैं तो सिर्फ एक स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट था जिसे सिर्फ अकादमिक मेरिट के आधार पर दाखिला मिला था। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि अगर मैं क्लास में सबसे नीचे पहुंच गया तो कहीं मैं भी निशाने पर ना आ जाऊं। मिड टर्म एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे थे। काफी सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि अभी से जमकर पढ़ाई करना ही सबसे सही रहेगा। पहले अपने ग्रेड्स सुरक्षित करना ज्यादा जरूरी था। अचानक जोर की चर्र की आवाज के साथ डोर्म का दरवाजा खुला। येजोंग, जो कथित तौर पर हमेशा के लिए यहां से जा चुका था, दरवाजे पर खड़ा था। उसने फर्श पर बनी सीमा रेखा को पूरी तरह नजरअंदाज किया और सीधे मेरे बिस्तर तक चला आया। उसने मुझे एक बेहद मीठी और दोस्ताना मुस्कान दी। तुम छूनान हो सही? मैंने ठंडे और उदासीन अंदाज में सिर हिला दिया। उसे एक भी फालतू शब्द बोलने का मेरा कोई इरादा नहीं था। छूनान, मैं अब अपने लैब में नहीं जा सकता और मैं अपना कंबल भी नहीं लाया। क्या मैं सिर्फ आज रात के लिए तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकता हूँ? येजोंग असल में मुझसे मदद मांगने आया था, लेकिन मुझे साफ पता था कि मामला क्या है। ये सच था कि स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स पर लैब को लेकर काफी पाबंदियां थीं, जैसे रात 10 बजे के बाद लैब में प्रवेश की मनाही। लेकिन मैं तुरंत भौहें सिकोड़ बैठा। ओरिजिनल कहानी में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ था। यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ थी। नहीं, तुम मेरी पढ़ाई में बाधा डालोगे। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे सीधे मना कर दिया। येजोंग को शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी बेरहमी से इनकार कर दूंगा। वो वहीं खड़ा का खड़ा रह गया। मैंने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और चेहरे पर बिल्कुल नपी तुली हैरानी दिखाई। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं वापस अपनी किताब पढ़ने जा रहा हूँ। हम दोनों ही स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स हैं। मुझे सच में लगा था कि तुम मेरी हालत समझ पाओगे। येजोंग संभल गया, लेकिन उसकी मुस्कान अब कड़वाहट से भरी हुई थी। अफसोस की बात थी कि उसने जरूरत से ज्यादा एक्टिंग कर दी। अगर वो अपनी नकली बेचारगी थोड़ी कम दिखाता तो शायद मैं उसकी चाल समझ नहीं पाता। मैंने मासूम बनने का नाटक छोड़ दिया और सीधे उसकी पोल खोल दी। तुम अच्छी तरह जानते हो कि पूरा स्कूल तुम्हें अलग थलग कर चुका है, फिर भी तुम जानबूझकर मेरे पास दोस्ती करने क्यों आए हो? क्या तुम साफ साफ मुझे भी अपने साथ मुसीबत में घसीटना नहीं चाहते? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ऐसा सोच भी नहीं। येजोंग ने पूरी ईमानदारी भरे चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में बेचैनी साफ थी। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वो थोड़ा आगे झुककर विनती करने लगा। अचानक मुझे कुछ याद आया। मैंने हाथ उठाकर उसकी अलमारी की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा डॉर्म रूम भी है, पता है ना? मुझे तुम्हें बाहर निकालने का कोई हक नहीं है। उधर एक साफ और खाली बिस्तर पड़ा है। स्कूल हर हफ्ते चादरें बदलता है। येजोंग ने असहज होकर होंठ भींचे और धीरे से धन्यवाद कहा। अपने पिछले जीवन में रीबॉर्न होने से पहले वो या तो लैब में सोता था या सातों फीमेल लीड्स की विला में बारी बारी से रात बिताता था। उसे डॉर्म के इन नियमों की याद होना लगभग नामुमकिन था। अगर उसे इतनी बुरी तरह किसी इंसानी ढाल की जरूरत न होती जो स्कूल का ध्यान उसकी तरफ से हटा सके, तो वो आज इस डोर्म में कदम भी नहीं रखता। उसके दिमाग में अभी अभी का दृश्य घूम गया जब मैंने उसे वहीं छोड़ दिया था। पीठ फेर कर सीधे वहां से चला गया था। ऐसा नहीं था कि येजोंग लोगों के सामने अपनी बेचारगी दिखने से डरता था, लेकिन वो इंसान उसका रूममेट नहीं होना चाहिए था। पूरी मंजिल पर स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स का सिर्फ हमारा डबल रूम ही आबाद था। सुबह सुबह कोई लंच बॉक्स लेकर दरवाजे खुलने का इंतजार नहीं करता था और गलियारों में रोज की शोरगुल भरी भागदौड़ भी नहीं होती थी। सच कहूं तो मुझे ये व्यवस्था काफी पसंद थी। अगली सुबह येजोंग ने अचानक मुझे याद दिलाया, प्रोफेसर लिन की पहली क्लास ठीक 8 बजे शुरू होती है। पूरे स्कूल में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि प्रोफेसर लिन की क्लास बंक करे या देर से पहुंचे, क्योंकि अगर बिना सही वजह के कोई लेट होता तो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट, जिसे इस नोवेल में F2 कहा गया था, शेन छिंगशुए, बिना किसी दया के उसे येलो कार्ड वार्निंग दे देता और 2 येलो कार्ड मिलते ही वो अपने आप रेड कार्ड में अपग्रेड हो जाता था। एक बार ऐसा हो गया तो फिर फर्क नहीं पड़ता था कि तुम कोई अमीर रईस घराने के बच्चे हो या नहीं। तुम सीधे शिकारी से शिकार बन जाते थे और पूरे स्कूल के लिए बुलिंग का टारगेट बन जाते थे। मैं तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आया और उसे जल्दी से धन्यवाद कहा, फिर बिस्तर से कूदकर मुंह हाथ धोने चला गया। यीजन बस एक तरफ खड़ा मुझे जटिल भावों से देख रहा था। वो साफ महसूस कर सकता था कि पूरी रात जागने की वजह से मेरे शरीर से कैसी थकी हुई और टूटी सी आभा निकल रही थी। एकदम ऐसा वाइब, मुझसे दूर ही रहो। मेरे जैसा इंसान उन बिगड़े हुए अमीर बच्चों के लिए बुली करने लायक भी नहीं लगता था। मुझे परेशान करने में उन्हें कोई मजा नहीं आता। लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखों की झिंझक गायब हो गई और उसकी जगह पक्का इरादा ले लिया। पूरी रात जिस उलझन से वो जूझ रहा था, आखिर उसे उसका जवाब मिल गया। उसे मानना पड़ा कि पिछले जन्म के लोगों ने उसे बहुत पहले ही बदल दिया था। अगर किसी को दोष देना था तो वो मैं था, इतना आकर्षक चेहरा होने के लिए, और उससे भी बुरी बात, उसी के साथ डोर्म शेयर करने की बदकिस्मती के लिए। मैं ही अकेला इंसान था जिसे वो अपनी इंसानी ढाल बना सकता था।
आखिर ये सिर्फ 2 हफ्तों की बात थी, है ना? वो अपने पिछले जीवन में नर्क जैसे कई साल झेलकर भी जिंदा बच निकला था, तो यकीनन मैं भी इसे झेल सकता था। बाद में बस मुझे उसके साथ उस क्लासरूम में दाखिल होना था। उसे अच्छी तरह पता था कि शेन चिंगशुए का पूरा ध्यान मेरी तरफ कैसे मोड़ना है। उसे सब कुछ बिल्कुल याद था। प्रोफेसर लिन की क्लास में बाकी फीमेल लीड्स शायद दिखाई न दें, लेकिन शेन चिंगचू कभी एक भी क्लास मिस नहीं करती थी। मैं यीजान के दिमाग में चल रही सारी चालों को साफ पढ़ सकता था, जैसे कोई खुली किताब पढ़ रहा हूँ। नॉवेल के ओरिजिनल प्लॉट के अनुसार शेन चिंगचू की यीजान में टेढ़ी मेढ़ी दिलचस्पी इसी प्रोफेसर लिन वाली क्लास से शुरू हुई थी, लेकिन मेल लीड की इतनी संदिग्ध हरकतें देखकर पॉपकॉर्न लेकर ड्रामा देखने का मेरा सारा मूड खत्म हो चुका था। अब तो मैं बस उससे जितना दूर हो सकूं उतना दूर जाना चाहता था। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया, यीजान ने पूरी कोशिश की कि वो दोस्ताना लगे। उसने झिझकते हुए पुकारा, छूनान। मैंने अपने चश्मे को ठीक किया, भौं उठाई और आराम से जवाब दिया, मैं व्हाइट टी नहीं पीता, मुझे तो बोबा वाली ग्रीन मिल्क टी पसंद है। हमारी नजरें मिली और यीजान पूरी तरह कंफ्यूज दिखाई दिया। भगवान की कसम, ये मेन कैरेक्टर सिर्फ मेरी रिजेक्शन नहीं समझ रहा था, इसे तो सीधी सादी इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने किताबें सीने से लगाई, मुड़ा और वहां से तेजी से निकल गया। जब मैं हांफता हुआ क्लासरूम में पहुंचा तब 7:30 बज चुके थे। फिर भी विशाल लेक्चर हॉल आधा भर चुका था। प्रोफेसर लिन की प्रतिष्ठा सच में बहुत बड़ी थी। नहीं रुकिए, असल में कहना चाहिए कि F2 की डरावनी मौजूदगी की प्रतिष्ठा बहुत बड़ी थी। मैंने अफवाहें सुन रखी थी। प्रोफेसर लिन को रैंडम स्टूडेंट्स से सवाल पूछना बहुत पसंद था, खासकर उनसे जो अंधेरे कोनों में छिपकर बैठते थे। इसलिए बुलाए जाने से बचने के लिए मैंने जानबूझकर बीच वाली पिछली लाइन में सीट चुनी। मतलब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। सामने की सारी सीटें पहले से भरी हुई थी। जब मेरा तेज धड़कता दिल आखिर शांत हुआ तो मैंने राहत की लंबी सांस ली और अपनी टेक्स्ट बुक खोल ली, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और ही था। मुझे पूरा यकीन था कि इस रीइंकार्नेटेड मेन कैरेक्टर की नजर मुझ पर टिक चुकी है। ये ख्याल अभी आया ही था कि यीजन किसी भूत की तरह मेरे पास आ पहुंचा। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने पूछा, हे चुनान, अगर मैं यहाँ बैठ जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने बिना भाव के उसे देखा। तुम्हारी मर्जी। जैसे ही यीजन खुशी खुशी मेरे पास बैठा, मैं तुरंत खड़ा हो गया, किताबें उठाई और सीधे खिड़की के पास वाले कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। पूरा क्लासरूम तुरंत मजाक उड़ाती हंसी से गूंज उठा। यार, यीजोंग तो कितना दयनीय हो गया है। चारों तरफ से ताने सुनाई देने लगे। कोई उसके पास बैठना भी नहीं चाहता। लगता है सच में इसकी हालत खराब हो चुकी है। परसों तो इसे पूरी रात बंद करके रखा गया था। शायद अब किसी दोस्त की तलाश में है जो इसकी मदद कर सके, और उस लड़के ने इसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वैसे भी वो खुद अपनी हालत नहीं संभाल पा रहा। इसने पहले भी अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसे आदमी से कौन रिश्ता रखना चाहेगा? मैंने उनकी बाकी गॉसिप सुननी ही बंद कर दी। इस मेन कैरेक्टर की अजीब हरकतों के खिलाफ मेरी सतर्कता पूरी तरह बढ़ चुकी थी, और सच कहूं तो मुझे उसकी ये साफ कोशिश बेहद घिनौनी लग रही थी कि वो मुझे भी अपने साथ मुसीबत में घसीट ले। लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी नहीं लगता था कि ये तमाशबीन लोग अपनी बुलिंग में सही थे। कमजोर लोग बस सिर झुकाकर जीना चाहते हैं, और मैं तो दुनिया भर में मशहूर कमजोर इंसान हूँ। मुझे सिर्फ बहरे और गूंगे बनने का नाटक करना आता है। अचानक कमरे की हवा जैसे पूरी तरह जम गई। अभी तक का सारा शोर शराबा पल भर में गायब हो गया और पूरा क्लासरूम मौत जैसी खामोशी में डूब गया। F2 शेन चिंगझू अंदर आ चुकी थी। रूप, पारिवारिक पृष्ठभूमि, हैसियत, दौलत, ग्रेड्स। F7 की सातों फीमेल लीड्स फूड चेन के बिल्कुल सबसे ऊपरी स्तर पर खड़ी थी, और उन सातों में से मेरी सबसे पसंदीदा थी ये बर्फ जैसी ठंडी और छूने से भी दूर लगने वाली रानी शेन चिंगझू। उसने बिल्कुल करीने से पहनी हुई सफेद यूनिफॉर्म पहन रखी थी और कॉलर पर एक बैंगनी ब्रोच लगा था जो अकादमी की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। उसकी पीली बेदाग त्वचा उसकी गहरी नीली आंखों को ऐसा बना रही थी जैसे वे ठोस बर्फ से तराशी गई हों। जब उसकी नजरें लापरवाही से पूरे कमरे पर घूमी, उनमें जरा सी भी गर्माहट नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो चिल्लाकर कह रही हो, तुम सब के सब यहाँ मौजूद लोग बिल्कुल कचरा हो। भगवान कसम, मुझे उसका वो ठंडा और किसी के करीब न आने वाला अंदाज बहुत पसंद था। इतना कूल, इतना जबरदस्त, मानो साफ कह रहा हो, चैलेंज एक्सेप्टेड। वो सीधे यीजोंग की तरफ चली गई और ठीक उसी सीट पर बैठ गई जिसे मैं अभी अभी छोड़कर उठा था। मैंने मन ही मन सोचा, बहुत करीबी बचाव हुआ। मैं लगभग फीमेल लीड से सीधे टकरा ही गया था। यीजोंग सिर झुकाए बैठा रहा। उसकी नजरें किताब पर टिकी थीं, लेकिन मेरे दिमाग में हड़कंप मचा हुआ था। अपने पिछले जीवन में वो हमेशा अकेले बैठना पसंद करती थी, तो फिर क्यों अब वो मेरे करीब आने की कोशिश क्यों कर रही है? उधर शेन चिंगचू भी उतनी ही उलझन में थी। वो एक खास और ताजगी भरी खुशबू का पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। उसे पूरा यकीन था कि उसका स्रोत उसके बगल में बैठा यीजान होगा, लेकिन पास बैठने के बाद उसे एहसास हुआ कि
कि वो खुशबू उससे नहीं आ रही थी। उसकी नजरें तेजी से पूरे क्लासरूम में घूमी, फिर उसने ठंडेपन से अपनी आंखें वापस खींच ली। मैं सच में दिन ब दिन और बेकार होती जा रही। उसने मन ही मन बुदबुदाया, एक साधारण खुशबू का स्रोत तक नहीं ढूंढ पा रही। ठीक है क्लास, गुड मॉर्निंग। प्रोफेसर लिन चमकती मुस्कान के साथ क्लासरूम में दाखिल हुए और उनकी एंट्री ने तुरंत शेन छिंगचू द्वारा लाई गई ठंडी और भारी हवा को तोड़ दिया। उनका पढ़ाने का अंदाज इतना मजेदार और दिलचस्प था कि मेरे जैसा इंसान भी, जिसे लेक्चर से सख्त नफरत थी, पूरी तरह उसमें डूब गया। लगता है इस सवाल में सभी की काफी दिलचस्पी है ना? तो क्यों ना कोई स्टूडेंट खड़ा होकर अपना समाधान पूरी क्लास के साथ शेयर करे। जैसे ही प्रोफेसर लिन ने ये कहा, मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। ये बेहद परिचित शुरुआती लाइन। हाँ बिल्कुल, अब वो किसी को खड़ा करने वाले थे। मैंने जल्दी से बगल में बैठे यीजन की तरफ देखा। वो पूरी तरह तनाव में दिखाई दे रहा था। मुझे तुरंत समझ आ गया कि क्या होने वाला है। मेल लीड ओरिजिनल प्लॉट शुरू करने वाला था, और क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि इस सीन का मुझसे कोई लेना देना नहीं, मैंने पलक तक नहीं झपकाई। लेकिन अगले ही पल मुझे महसूस हुआ कि प्रोफेसर लिन की तेज नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गई हैं। मैं तुरंत पूरी तरह चौकन्ना हो गया, और तभी मुझे एक बेहद जरूरी बात समझ आई। जिस सीट पर मैं बैठा था वो असल में उन खतरनाक जगहों में से एक थी जहां से प्रोफेसर अक्सर स्टूडेंट्स को खड़ा कर देते थे। प्रोफेसर लिन की नजरें बार बार क्लासरूम में घूमती रहीं, फिर आखिरकार मुस्कुराकर बोले, मेई लियांचेंग, क्यों ना तुम अपने विचार हमारे साथ साझा करो। फ्रंट रो में बैठी एक लड़की खड़ी हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि मिस में थी, वही लड़की जिसने कल यीजन की बुलिंग की अगुवाई की थी। और इसी तरह ओरिजिनल कहानी में मेल लीड का बड़ा मोमेंट पूरी तरह छिन गया। मैंने सहज रूप से यीजन की तरफ देखा, लेकिन पाया कि वो भी मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में एक डरावनी, लगभग पागलपन भरी शंका थी, और साथ ही बेहद साफ पछतावा भी। लेकिन वो इस बात से निराश नहीं था कि प्रोफेसर ने उसे नहीं बुलाया। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात का अफसोस हो कि वो मुझे मुसीबत में धकेलने का बेहतरीन मौका गंवा बैठा। मैंने तुरंत सिर झुका लिया और मन ही मन उसे लगभग 800 बार गाली दे डाली। प्रोफेसर, मेरा मानना है कि इस समस्या को इस तरह से हल करना चाहिए। मेई लियांचिन का किताबी जवाब मेरे कानों में पड़ा, लेकिन एक कान से घुसकर दूसरे से निकल गया, क्योंकि मेरा पूरा दिमाग ओरिजिनल नोवेल के उस मशहूर सीन में अटका हुआ था जहां यीजू आत्मविश्वास से खड़ा होता है और शांति से अपनी शानदार थ्योरी पेश करता है। बहुत बढ़िया व्याख्या मेई लियांचिन, तुम बैठ सकती हो। अब क्या किसी और स्टूडेंट के पास कोई अलग नजरिया या तरीका है जिसे वो साझा करना चाहे? प्रोफेसर लिन की आवाज ने मुझे फिर से हकीकत में लौटा दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से यीजो की तरफ देखा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सा खेल खेल रहा है। प्रोफेसर, जैसा कि उम्मीद थी, यीजो ने तुरंत हाथ हवा में उठा दिया। उसके चेहरे का भाव बेहद अजीब था। उसमें 30% जबरदस्ती का संयम था, 20% घबराहट थी और बाकी 50% पूरी तरह पागलपन और लापरवाही से भरा जुनून था। उसने सिर घुमाया। उसकी बेजान आंखें सीधे मुझ पर टिक गईं, जबकि उसके होंठों पर रोज वाली मुस्कान मौजूद थी। फिर पोडियम की तरफ देखते हुए उसने साफ आवाज में कहा, मेरे रूममेट ने कल रात पूरी रात जागकर जेनेटिक्स से जुड़ी सभी जरूरी किताबें पढ़ी। वो आपकी क्लास का काफी समय से इंतजार कर रहा था। बस चुनवान थोड़ा ज्यादा शर्मीला है। उसमें खुद हाथ उठाने की हिम्मत नहीं हुई। ओह वाह, तो ये था तुम्हारा जाल। प्रोफेसर लिन के चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उन्होंने यीजो को कहीं ज्यादा जटिल नजरों से देखा। उन जटिल भावों में समझ का एक संकेत भी था। अब तक उन्हें लगता था कि यीजो सिर्फ बुलिंग का शिकार है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो पलटकर वही गंदी चालें चलेगा जो अमीर बच्चे दूसरों के साथ खेलते थे, यानी किसी और को आगे करके खुद बच निकलना। वो काफी देर तक चुप रहा। पहले उसने मुझे हल्के से हाथ हिलाकर इशारा किया कि मुझे खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिर उसने यीजो की तरफ एक तेज नजर डाली और उसे बैठ जाने का संकेत दिया। ऐसा नहीं था कि उसे डर था मैं कोई गलत जवाब देकर खुद को शर्मिंदा कर दूं। असल वजह ये थी कि येजो की उस छोटी सी चालाक हरकत ने उसके अंदर ये इच्छा जगा दी थी कि कोई स्टूडेंट खुद अपनी मर्जी से खड़ा होकर जवाब दे। लेकिन बदकिस्मती से पूरा कमरा इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। हवा में फैली अजीब खामोशी दम घोंटने वाली थी। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा था, यीजन ने ऐसा क्यों किया? क्या वो सच में मुझे इंसानी ढाल बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ से हटाना चाहता था? लेकिन अगर वो मुझे इसमें घसीट भी लेता, तब भी लोग उसे बुली करना तो बंद नहीं करते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो सच में मुझसे दोस्ती करना चाहता हो? क्या वो सिर्फ किसी ऐसे इंसान की तलाश में था जिससे जरूरत पड़ने पर मदद मांग सके? उधर यीजन सिर झुकाए बैठा था। वो आसपास के लोगों की मजाक उड़ाती नजरों को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने पिछले जीवन में ऐसी घटनाओं में उसे अनगिनत बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। लोग अक्सर उसकी जगह हाथ खड़ा कर देते थे। उन्हें ये टेढ़ा मेढ़ा खेल खेलने में बड़ा मजा आता था, और आज उसने बस वही तरीका उन पर वापस इस्तेमाल किया था। तो फिर आखिर कैसे वो दोबारा पूरे कमरे की हंसी का पात्र बन गया? उसने पूरी ताकत लगाकर शेन छिंगचियों की ठंडी और बेरुखी भरी नजरों को अनदेखा किया
उसे अच्छी तरह पता था कि इस तरह का स्टंट प्रोफेसर लिन को जरूर नाराज कर चुका है, लेकिन कम से कम वो छू नान को स्पॉटलाइट में खींच लाने में सफल रहा था, भले ही वो खुद अब भी कीचड़ में फंसा हुआ था। यीजन का दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। वो लगभग अपना असली मकसद ही भूल गया था। तभी उसकी नजर शेन छिंगच्यू के डेस्क पर रखे हाथ पर पड़ी और उसी पल उसे सब याद आ गया। शेन छिंगच्यू इस क्लास में प्रोफेसर लिन को सुनने नहीं आती थी। उसका असली मकसद था अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए कुछ होनहार छात्रों को चुनना। शेन छिंगच्यू को जेनेटिक्स के प्रति लगभग पागलपन की हद तक जुनून था। जिस भी टॉप टियर स्टूडेंट को वो व्यक्तिगत रूप से स्वीकार कर लेती, वो तुरंत उसके ऑब्जर्वेशन का मुख्य लक्ष्य बन जाता। अपने पिछले जीवन में मैं यीजन की यादों में लगभग एक भूत जैसा था। मेरी मौजूदगी ना के बराबर थी, लेकिन कल उसने मेरे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर निकाल कर देखे थे। मेरे नंबर हैरान कर देने वाले स्तर तक ऊंचे थे, इतने ज्यादा कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो गया। आखिर पिछले जीवन में शेन छिंगच्यू ने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया? उसने मेरे जैसे इंसान को पूरी तरह नजरअंदाज कैसे कर दिया? खैर, शायद मैं थोड़ा ज्यादा सख्त रहा हूं। मैंने अपने ही स्टूडेंट्स को डरा दिया है। तुम लोग तो हाथ उठाने से भी डर रहे हो। प्रोफेसर लिन अब सच में थोड़े नाराज लग रहे थे, हालांकि उनकी आवाज में अभी भी हल्का मजाकिया अंदाज बना हुआ था। वो कैंपस में अपनी डरावनी प्रतिष्ठा मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने तरीका बदल दिया और एक बेहद लुभावना चारा फेंका। मेरे पास यहाँ एक बिल्कुल नया सीरम है जिसे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी अभी तैयार किया है। ये एक खास फॉर्मूला है जो इंसान के शरीर को उसकी सर्वोच्च शारीरिक अवस्था में वापस पहुंचा सकता है। ये 2 पूरे महीनों तक बीमारी और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसे बनाने में इस्तेमाल हुई सामग्री बेहद दुर्लभ है। पूरी दुनिया में इसकी सिर्फ यही एक शीशी मौजूद है, दूसरी कभी नहीं बनेगी। जो मुझे संतोषजनक जवाब देगा, ये शीशी उसी की होगी। फिर प्रोफेसर लिन ने खास मतलब भरे अंदाज में कहा, अगर इसे पाना चाहते हो तो खुद हाथ उठाओ, किसी और को तुम्हारे लिए फैसला मत करने दो। जैसे ही ये शब्द मेरे कानों में पड़े, मैंने लो प्रोफाइल रहने और मुसीबत से दूर रहने की अपनी सारी योजनाएं तुरंत खिड़की से बाहर फेंक दी। मैंने मेल लीड की सारी चालों को भी उसी पल भुला दिया। मेरा हाथ इतनी तेजी से ऊपर उठा कि लगभग छत में जा घुसता। मेरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी, प्रोफेसर, प्रोफेसर, मुझे चुनिए, मैं जवाब दे सकता हूँ। लेकिन मेरे शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि पूरे क्लासरूम में एक साथ दर्जनों हाथ ऊपर उठ गए। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। प्रोफेसर ये ने मुझे छोड़कर कुछ दूसरे छात्रों को चुना। मैंने और ज्यादा उत्साह से अपना हाथ ऊपर कर लिया। मुझे लगा शायद मैंने पर्याप्त ऊंचा नहीं उठाया। असल में मेरा हाथ उठाने का तरीका कुछ ज्यादा ही सभ्य और शिष्ट था और प्रोफेसर ये सचमुच धोखा खा गए। उन्हें लगा मैं बहुत शर्मीला हूँ। उनकी आवाज अचानक बेहद नरम हो गई। तो फिर हमारे शर्मीले चूनान को खड़ा होकर इस सवाल का जवाब देने दीजिए। मैं खड़ा हो गया। मैंने अपनी पीली उंगलियों से चश्मा ऊपर सरकाया। मेरा खूबसूरत चेहरा पूरी तरह गंभीर हो चुका था। प्रोफेसर, जवाब देने से पहले मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ। मेरा और ये जान का कोई खास संबंध नहीं है। बार बार सोचने के बाद मुझे समझ आ गया था कि ये बात साफ साफ कहनी जरूरी है, वरना मेल लीड मुझे आसान शिकार समझकर बार बार इस्तेमाल करता रहेगा। मैं ये जान की अच्छी नीयत की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ खुद उठा सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन कृपया आगे से मेरे लिए हाथ मत उठाइए। मेरा विरोध किसी छोटे बिलौटे के पंजा मारने जितना ही डरावना था। सच कहूं तो थोड़ा कमजोर ही लग रहा था। ये जान ने स्वाभाविक रूप से माफी मांग ली। मेरी गलती, शायद मैं गलत समझ गया था। उस छोटे से व्यवधान को खत्म करके मैंने अपना भावहीन चेहरा बनाए रखा और तुरंत असली विषय पर लौट आया। बीस्ट सोल का जागरण मूल रूप से ब्लड लाइन्स की जेनेटिक्स पर आधारित होता है। इसलिए प्रोफेसर, ये आपने जिस बीस्ट सोल इवोल्यूशन का जिक्र किया है, मेरा मानना है कि उसे भी जेनेटिक्स के नजरिए से समझा जा सकता है। प्रोफेसर ये के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। बाकी छात्र पहले ही दूसरी तरफ देखने लगे थे। स्पष्ट था कि उन्हें मेरी बातों में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। खैर, मैंने बोलना जारी रखा। मैंने स्टार नेटवर्क पर बीस्ट सोल अवेकनर्स से जुड़ी काफी जेनेटिक रिसर्च पढ़ी है, लेकिन जब युआन बीस्ट्स की जेनेटिक रिसर्च की बात आती है तो मैंने बहुत खोजा, फिर भी एक भी संबंधित जानकारी नहीं मिली। मुझे अच्छी तरह पता था कि मेल लीड किस जवाब की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी नकल नहीं करना चाहता था और बिल्कुल भी उसका स्पॉटलाइट नहीं चुराना चाहता था। अब तक की घटनाओं को देखकर और अपने सर्वज्ञ दृष्टिकोण के कारण अगर मैं अभी भी मेल लीड का असली इरादा न समझ पाता तो मुझे अपना दिमाग कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए था। वो बस चाहता था कि मैं सबके सामने चमकूं, है ना? खैर, मैं उसे उसकी मर्जी का नतीजा नहीं देने वाला था, लेकिन प्रोफेसर ये कि वो दवा मुझे हर हाल में चाहिए थी। सिस्टम मुझे लेने तब तक नहीं आएगा जब तक पूरा प्लॉट खत्म नहीं हो जाता, और मेल लीड को बुढ़ापे से मरने में कम से कम 50 साल बाकी थे। उधर मेरी हालत, दिल की बीमारी, पुराना गठिया और बेहद खराब फेफड़े। मैं अगले कई दशक दर्द में तड़पते हुए नहीं बिता सकता था। मैं काफी समय से रिसर्च इंस्टीट्यूट में घुसने की कोशिश कर रहा था। अवेकनर्स के पास अद्भुत सेल्फ हीलिंग क्षमता होती है, लेकिन मैं उनमें से नहीं था। इसलिए मेरी एकमात्र उम्मीद थी कि किसी तरह इंस्टीट्यूट की अभी रिलीज ना हुई हीलिंग पोटियंस हासिल कर सकूं। तुम रुक क्यों गए?
प्रोफेसर ये ने भौं उठाई। असल में वो मेरे जवाब से काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरा दिमाग मेरे मुंह से तेज चल रहा था, बल्कि मैं पूरी तरह शेन चिंगशोन को मुझे लगातार घूरते देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मैंने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दी और चुपके से अपनी जांघ में चुटकी काटी। सिर्फ खूबसूरत चेहरों पर फिदा होना एक दिन सच में मेरी जान ले लेगा, जैसे मुझे कोई हक हो सेकंड मेल लीड को घूरने का। बीस्ट सोल का जागरण युअन बीस्ट्स के प्रकट होने के साथ शुरू हुआ था। गहराई से देखा जाए तो यह प्रकृति का एक इकोलॉजिकल बैलेंस है। सामान्य इंसान युअन बीस्ट्स जैसे राक्षसों का मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन बीस्ट सोल अवेकनर्स ऐसा कर सकते हैं। इस एलीट बीस्ट अकादमी में साधारण छात्रों को छोड़ दें तो अधिकांश लोग अवेकनर्स ही हैं। सच कहूं तो यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जागृत लोगों की लगभग सारी नई पीढ़ी यहीं इकट्ठी होती है। पूरी अकादमी खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाई गई थी। उनकी कमजोरी व्रेट्स को आकर्षित करती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा की सख्त जरूरत होती है। उन्हें इतना मजबूत बनने तक सुरक्षित रखना पड़ता है कि कोई उन्हें निगल न सके। और व्रेट्स वे प्राइम बीस्ट से बेहद डरते हैं। F7 जिनके पास बेहद शक्तिशाली बीस्ट सोल्स हैं, इस स्कूल की असली सत्ता अपने हाथ में रखते हैं और उनके पीछे 7 महान परिवारों का समर्थन है। अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो ये एलीट बीस्ट अकादमी असल में ताकत के लेन देन का एक विशाल खेल है। जो लोग ऊपर चढ़ना चाहते हैं वे बेतहाशा एलीट लोगों की खुशामद करते हैं, उनके काम करते हैं, हर वक्त सावधानी से चलते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी गलतियों का दोष भी अपने सिर ले लेते हैं। उधर ऊंचे पदों पर बैठे लोग भव्य दावतें देते हैं, असीमित संसाधन बांटते हैं, संपर्क और अवसर प्रदान करते हैं और अपने परिवारों के लिए उपयोगी साबित होने वाले सर्वश्रेष्ठ छात्रों को खुद चुनते हैं। मेरे विचार पूरी तरह उलझ चुके थे। मेरे शब्द एक पल के लिए लड़खड़ा गए। शेन चिंगजू जो चाहती थी कि मैं जल्दी आगे बोलूं, उसने मेज पर उंगलियां थपथपाना थोड़ा रोक दिया और प्रोफेसर ये की तरफ अर्थपूर्ण नजर डाली। मुझे वहां खोया हुआ खड़ा देखकर प्रोफेसर ये ने मुझे दिलासा देने की कोशिश की। आराम से बोलो, उन्होंने नरमी से कहा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुरंत वास्तविकता में लौट आया और मेरी आवाज फिर सामान्य हो गई। अवेकनर्स अपने बीस्ट सोल्स को आदेश देते हैं कि आदेश देते हैं कि वे समान प्राइम बीस्ट्स के जेनेटिक फ्रेगमेंट्स को निगलें। इससे उनके अपने जीनोम की अधूरी कड़ियां पूरी होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल फ्यूजन शुरू होता है। ये योग्यतम के जीवित रहने का सिद्धांत है। इसके जरिए एक ऐसी एलिमेंटल जेनेटिक सीक्वेंस छनकर निकलती है जो स्थिर भी होती है और अत्यधिक प्रभावी भी, और अंततः एक वर्टिकल प्योरिफिकेशन पूरा होता है। शेन चिंगजू ने सिर उठाया। उसकी पैनी नजरें सीधे मुझ पर टिक गईं। वो पहले ही मेरी कीमत का आकलन कर रही थी। प्रोफेसर ये गहरी सोच में पड़ गए। जो मैंने कहा था वो पूरी तरह गलत नहीं था। समस्या सिर्फ इतनी थी कि ऐसा प्रयोग करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की थी। लोगों ने पहले भी प्राइम बीस्ट्स को जिंदा पकड़ा था, ये सच है, लेकिन वे कभी भी उनसे कोई उपयोगी चीज निकाल नहीं पाए। सिर्फ एक अकेले प्राइम बीस्ट की वजह से पूरा एक ग्रह तबाह हो गया था। 50 अवेकंड अपनी जान गंवा बैठे थे। हानि इतनी भयानक थी कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था। अलायंस ने तो उस ऑपरेशन को सार्वजनिक करने की भी हिम्मत नहीं की। प्रोफेसर ये ने मेरी सोच को वहीं रोक दी। आओ अपनी पोटियन ले लो। मैं लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। धन्यवाद प्रोफेसर। जैसे ही शीशी मेरे हाथ में आई मैंने उसे एक ही घूंट में पी लिया। प्रोफेसर ये मुझे हैरानी से घूरने लगे। हे भगवान, तुमने इसे ऐसे सीधे क्यों पी लिया? उनके मुंह से ये शब्द निकलते ही मेरा शरीर जोर से एक तरफ झूल गया। प्रोफेसर ये मुझे पकड़ भी नहीं पाए थे कि मैं पूरी तरह गिर पड़ा। अचानक पूरे कमरे में एक जबरदस्त दबाव फैल गया। एक छोटा सा स्नो लेपर्ड हवा में 2 छलांग लगाकर आया और उसने मुझे बिल्कुल सही समय पर पकड़ लिया। वो आजू था, शेन चिंगशियाओ का बीस्ट सोल। मास्टर जल्दी यहाँ आइए, इसकी खुशबू तो कमाल की है। मैं कसम खाता हूँ इस बार मेरी नाक मुझे धोखा नहीं दे रही। शेन चिंगशियाओ एक झटके में प्रोफेसर ये के सामने पहुंच गई। उसने बिना किसी भाव के अपने जरूरत से ज्यादा उत्साहित बीस्ट सोल को वापस बुला लिया। मेरे लिए एक काम करो, हर दिखने वाले आवारा इंसान से रगड़ना बंद करो। वो असल में मुझे कॉलर पकड़कर सीधे प्रोफेसर ये के पास फेंकने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ मुझसे टकराए वो अचानक रुक गई और अगले ही पल उसने मेरी कमर पकड़ ली। फिर मुझे बड़ी आसानी से प्रिंसेस कैरी में उठा लिया। मैं शर्म से तुरंत दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक बैठा। मुझे इन्फर्मरी तक लाने के लिए धन्यवाद हेड प्रीफेक्ट। मेरे चश्मे पूरी तरह टेढ़े हो चुके थे। मैंने घबरा कर दोनों हाथों से उन्हें ठीक करना शुरू कर दिया। शेन चिंगशियाओ धैर्य से मेरा इंतजार करती रही। उसके चेहरे पर जरा भी झुंझलाहट नहीं थी। तुम कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हो? उसने पूछा। मैं परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता। मैंने सिर झुकाकर खुद को सूंघा। मुझे अपने बॉडी वॉश की हल्की फूलों जैसी खुशबू महसूस हुई। साथ ही ऐसा भी लग रहा था कि मुझ पर मेल लीड की खुशबू की थोड़ी सी महक भी रह गई है। शायद ये झोंक की, या शायद मेरे बॉडी वॉश की ही खुशबू थी। शेन चिंगशियाओ की भौहें गहरी सिकुड़ गईं। ये झोंक? आजू ने जोर से याद दिलाया। वही लड़का जिसने क्लास में हमारे लिए हाथ उठाया था। मैंने हैरानी से आंखें फैला दी। F2 को तो मेल लीड तक याद नहीं था। ये आखिर कैसे संभव है? प्रोफेसर ये की क्लास में वही तुम्हारे बगल में बैठता है। शेन चिंगशियाओ को पूरा यकीन था कि ये झोंक से आने वाली खुशबू
और उसके स्प्रिट बीस्ट द्वारा महसूस की गई खुशबू एक जैसी नहीं थी। उस दुकान का नाम क्या है? मैं तुरंत समझ गया कि वो क्या पूछ रही है। मैंने स्टार नेटवर्क खोला और उसे लिंक दिखा दिया। दुकान का नाम युआन युआन बॉडी वॉश है। युआन यानी पुनर्मिलन वाला युआन। मैंने उनका नंबर 1 बेस्ट सेलर खरीदा था। आजियो ने तुरंत पुष्टि की, हाँ, खुशबू उसी से आ रही थी। शेन चिंगजू ने फिर पूछा, तुम बॉडी वॉश और परफ्यूम के बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? जरूरी नहीं। शेन चिंगजू को अब भी शक था कि इसके पीछे कोई हाई लेवल भटका हुआ प्रोफेसर हो सकता है। सहयोग के लिए धन्यवाद। उसकी कलाई पर नीली रोशनी चमकी और अगले ही पल उसने मेरे अकाउंट में 10 लाख न्यू कॉइन्स ट्रांसफर कर दिए। आजियो घबरा गया। आप ऐसे ही चली जाएंगी? कम से कम हमें फ्रेंड तो ऐड कर लीजिए। शेन चिंगजू ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, उसकी जरूरत नहीं है। फिर वो अपने विला लौट गई, सीधे बाथरूम में गई। जब वो बाहर निकली तो उसने वहां एक अनचाहा मेहमान पाया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाई निंगबिंग सोफे की बैकरेस्ट पर हाथ टिकाए उत्सुकता से पूछ रही थी। कैंपस फोरम वाली तस्वीरें सच हैं क्या? तुम्हें तो गंदगी से पागलों जैसी नफरत है। फिर तुम किसी लड़के को गोद में उठाकर क्यों घूम रही थी? शेन चिंगजू ठिठक गई। किसी ने उसे कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दिया। उसने कुछ पल सोचा, फिर बाई निंगबिंग के सामने बैठ गई और पूरी घटना विस्तार से बता दी। सारी बात सुनने के बाद बाई निंगबिंग की मुस्कान गायब हो गई। सच में ऐसा इंसान भी मौजूद है? वो काफी देर तक गहरी सोच में डूबी रही, फिर शरारती अंदाज में बोली, अगर सिर्फ उसकी खुशबू सूंघने से दर्द दब जाता है तो तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसे किस करूं तो क्या होगा? क्या असर और ज्यादा अच्छा होगा? मैं अभी जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। रुको। शेन चिंगजू ने भौहें सिकोड़ ली। हो सकता है वो उसकी प्राकृतिक खुशबू ही न हो। मैं खुद इसकी जांच करूंगी। तभी बाई निंगबिंग की नजर विला के बाहर पड़े एक साए पर पड़ी। बहुत देर हो चुकी है। मुझे लगता है वो पागल लियू युआन तुम्हारी सारी बातें सुन चुका है। उधर मैं इतना खुश था कि मन कर रहा था जमीन पर लौटने लगूं, लेकिन बाहर से मैंने पूरी शांति बनाए रखी। आखिर मेरे अकाउंट में अभी अभी 10 लाख न्यू कॉइन्स आए थे। अब मुझे पहले की तरह जरूरत से ज्यादा कंजूसी नहीं करनी पड़ेगी। जब मुझे याद आया कि इस दुनिया में मेरे किरदार की बैक स्टोरी बिल्कुल मेरी असली जिंदगी जैसी है, तो मैंने तुरंत स्टार नेटवर्क खोला और अनाथालय के डायरेक्टर को 2 लाख ट्रांसफर कर दिए। तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं काफी हैं। बस थोड़ा आराम करो, फिर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। शेन चिंगशियाओ के जाने के लगभग 2 मिनट बाद स्कूल डॉक्टर अंदर आए। वो मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई दुर्लभ नमूना हूँ। मुझे पता है यहाँ का खाना थोड़ा महंगा है, लेकिन तुमने खुद को इतना कुपोषित कैसे बना लिया? अकादमी में 20 छोटे कैफेटेरिया और एक विशाल डाइनिंग हॉल था। जरूर सबसे महंगे खाने की कीमत 3 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबसे सस्ता खाना सिर्फ 5 कॉइन का था। उसमें मांस भी मिलता था, सब्जियां भी। सब कुछ अकादमी की सब्सिडी से चलता था। यहाँ तक कि पूरी तरह गरीब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स भी आराम से पेट भर सकते थे। और फिर क्या स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलते ही 3 लाख न्यू कॉइन्स का बोनस नहीं मिलता? क्योंकि शेन चिंगशियाओ मुझे खुद यहाँ लेकर आई थी। डॉक्टर खुद को मुझे थोड़ा और समझाने से रोक नहीं पाए। तुम्हारा शरीर इतना दबाव झेल नहीं सकता। दूसरों की बराबरी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए मत किया करो, वरना बहुत जल्दी अपना सारा पैसा उड़ा दोगे। मैंने सिर उठाकर पलकें झपकाईं। मेरे पास काफी पार्ट टाइम जॉब्स हैं। कभी कभी मैं खाना खाना ही भूल जाता हूँ। अब ऐसा नहीं करूंगा। इस शरीर की सेटिंग्स मेरे हाई स्कूल के दिनों जैसी ही थी। 3 लाख एडमिशन बोनस में मैंने सिर्फ 10,000 अपने पास रखे थे। बाकी सब सीधे अनाथालय के डायरेक्टर को भेज दिए थे। स्कूल डॉक्टर खुद को पूछने से रोक नहीं पाए, तुम्हारा और शेन चिंगशियाओ का रिश्ता क्या है? हम करीब नहीं हैं। मैंने सिर झुकाकर कैंपस फोरम स्क्रॉल करना जारी रखा। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे बेहोश होने के बाद क्या हुआ, लेकिन आंख खुलते ही शेन चिंगशियाओ को देखकर समझ गया था कि मामला बड़ा हो चुका है। ऑनलाइन पोस्ट हुई तस्वीरों को देखते हुए, जहां शेन चिंगशियाओ मुझे क्लासरूम से उठाकर ले जा रही थी, मैं एक पक्के निष्कर्ष पर पहुंचा। मैं वायरल हो चुका था। मैंने अपना पेट पकड़ लिया और मासूमियत से स्कूल डॉक्टर की तरफ देखा। मुझे लगता है मेरा शरीर अभी भी थोड़ा ठीक नहीं है। शेन चिंगशियाओ मुझे लेकर जो कुछ हुआ था सब पहले ही बता चुकी थी। स्कूल डॉक्टर ने तुरंत मेरी चाल समझ ली। तुम प्रोफेसर ये की पोटियन पीने की वजह से बेहोश हुए थे। अब तुम्हारा शरीर पहले से बेहतर हालत में। हालांकि पोटियन का असर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक ही रहेगा। फिर उन्होंने बात बदल दी। आज यहाँ बहुत सारे स्पेशल एडमिशन स्टूडेंट्स आए हुए हैं, इसलिए लाइन काफी लंबी है। शेन चिंगशियाओ ने अपना प्राइवेट वार्ड तुम्हारे लिए छोड़ दिया। उसने ये नहीं बताया कि तुम कितने समय तक यहाँ रह सकते हो, लेकिन शायद जितना चाहो उतना। अगर वो सच में तुम्हें निकालना चाहती तो मुझे समय पर तुम्हारा खाना पहुंचाने के लिए नहीं कहती। स्कूल डॉक्टर झुककर ओवरबेड टेबल लगाने लगे। ये रहा तुम्हारा लंच। मैंने सिर झुकाया और तुरंत खाना शुरू कर दिया। बड़ी कैफेटेरिया का खाना बेहद स्वादिष्ट था। बस अफसोस उसमें मेरी पसंद वाली मछली नहीं थी। उधर कैंपस फोरम में पूरा हंगामा मचा हुआ था। कुछ लोग मेरी पहचान का अंदाजा लगा रहे थे, कुछ जलन से भरे हुए थे और कुछ तो मुझे सबक सिखाने की योजना तक बना रहे थे। जहां तक मेल लीड की लोकप्रियता का सवाल था, मैंने उसे पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। अब कोई उसके बारे में बात तक नहीं कर रहा था। मुझे जितनी जल्दी हो सके कुछ सेल्फ डिफेंस गियर खरीदना होगा। तब तक मैं छुट्टी मांगकर क्लास जाना ही छोड़ दूंगा। फिलहाल F2 के इलाके में रहना सबसे सुरक्षित विकल्प था। थक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई, सिर्फ 3 बार। फिर अचानक रुक गई।
मैंने डिजिटल पीप होल चेक किया। उसी समय स्टार नेटवर्क पर एक मैसेज आया, मैं हूं जीजन। मैंने अनलॉक बटन दबा दिया। ईजान अंदर आ गया। उसने कमरे को चारों तरफ से देखा। चीफ चली गई? मैंने उसे घूर कर देखा। अगर वो नहीं जाती तो क्या तुम यहां आने की हिम्मत भी करते? ईजान जाकर उसी जगह बैठ गया जहां कुछ देर पहले शेन चिंगशियाओ बैठी थी। उसके जैसी किसी के सामने स्वाभाविक है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा लहजा अजीब हो गया। तुम हिम्मत नहीं करोगे? अगर सच में नहीं करते तो क्लास में मुझे क्यों निशाना बनाया? कहीं तुमने ये दांव तो नहीं लगाया था कि F2 हम लोगों में दिलचस्पी ही नहीं लेगी? मैंने जानबूझकर टोह लेने वाले अंदाज में पूछा। सिस्टम, जो भी तू है, मेरे मेल लीड के शरीर से निकल जा। यीजन पूरी तरह उलझ गया। मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है। रुको, क्या तुम भी इस किताब में ट्रांसमाइग्रेट हुए हो? यीजन टकराव नहीं चाहता था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। शेन चिंगशियाओ से जितना दूर रह सकते हो रहो। बस दांत भींच कर कुछ समय सह लो। किसने कहा था कि उन लोगों को छेड़ो जिनसे नहीं उलझना चाहिए? जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। मैं पूरी तरह निरुत्तर रह गया। मेरी हालत देख रहे हो? क्या यही सब तुम नहीं चाहते थे? अच्छे इंसान बनने का नाटक बंद करो। यीजन की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हारे खिलाफ हाथ उठाने वाली बात के लिए माफी मांग सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेहोश होने का मुझसे कोई संबंध नहीं था। तुम्हारा शरीर सीरम का असर सह नहीं पाया और शेन चिंगशियाओ को तुम्हें उठाने के लिए मैंने नहीं कहा था। वैसे भी अगले 2 हफ्तों तक सावधान रहना। अकेले इधर उधर मत घूमना। मैंने ठुड्डी खुजलाते हुए सोचा, मेल लीड आखिर खेल क्या रहा था? यीजान ने मुझे एक रहस्यमय नजर से देखा। बस सावधान रहना, मैं चलता हूँ। उसके जाने के लगभग आधे घंटे बाद कमरे के अंदर अचानक एक काली परछाई जैसी चीज प्रकट हुई। मैंने बिजली जैसी तेजी से प्रतिक्रिया दी। तुरंत नर्स कॉल बटन दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काला धुआं सांप की पूंछ की तरह लहराया और सीधे मेरे हाथ पर आकर पड़ा। उसने बेड के हेडबोर्ड पर लगा कॉल बटन चकनाचूर कर दिया। मेरी आंखें सदमे से फैल गईं। मैं चिल्लाने के लिए मुंह खोलने ही वाला था, लेकिन काले धुएं ने हिंसक तरीके से मेरे होंठों को ढक लिया। फिर वह तेजी से एक इंसानी आकृति में बदलने लगा। मेरे सामने खड़ी महिला बेहद लंबी थी, कम से कम शेन चिंगचू से आधा सिर लंबी। उसकी त्वचा धीरे धीरे चीनी मिट्टी जैसी सफेद हो गई। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद आकर्षक थे। बाल जंगली और बिखरे हुए थे। काले और गहरे लाल रंग का तीखा मिश्रण और लाल सिरों वाली लटें लापरवाही से उसके चेहरे के आसपास बिखरी हुई थीं। पलक झपकते ही उसकी काली पुतलियां चमकते सिंदूरी लाल रंग में बदल गईं। वो थी F6, लियू छिंगगे। मैं संभल भी नहीं पाया था कि उसने मुझे जोर से दबाकर पकड़ लिया। उसका हाथ मेरे मुंह पर कसकर जकड़ा हुआ था। अरे वाह! महिला की आवाज गहरी, भर्राई हुई और खतरनाक रूप से आकर्षक थी। वो मेरे कान के बिल्कुल पास फुसफुसाई। उसकी आवाज में जैसे मुझे परखने का भाव था। फिर उसके नरम और ठहरे हुए चुंबन मेरी गर्दन के नीचे की ओर सरकने लगे। मुझे गुदगुदी होने लगी। मेरे मुंह से कुछ दबे दबे बेबस स्वर निकल गए। मैंने असहज होकर सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन मेरे हाथ पैर पूरी तरह जकड़े हुए थे। मैं सिर्फ अपनी आंखों से उसे घूर सकता था, लेकिन चाहे मैं कितनी भी गुस्से से देखूं, लियू छिंगगे के चेहरे पर वही घमंडी और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान बनी रही। लोग उनके बारे में जो कहते थे वो सच था। लियू छिंगे ने सिर उठाया। उसकी आंखों में सोच की एक झलक चमकी। ये लोग आखिर हैं कौन? कोई ऐसी बात क्यों नहीं करता जो समझ में आए? मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। ओरिजिनल कहानी में अगर F7 का सिर्फ एक सदस्य भी किसी चीज या इंसान को पसंद कर लेता तो बाकी सभी उसे पाने के लिए जान लगा देते थे। लियू छिंगगे F5 और F7 के साथ उन 3 सबसे खतरनाक शिकारी लोगों में से एक थी। शेन चिंगचू द्वारा मुझे इन्फर्मरी ले जाने वाली तस्वीरें पहले ही वायरल हो चुकी थीं, इसलिए उसका ध्यान मेरी तरफ आना कोई हैरानी की बात नहीं थी। लेकिन अभी उसका व्यवहार मेल लीड के साथ उसके पुराने व्यवहार से भी कहीं ज्यादा पागलपन भरा था। मैं तुम्हें सिर्फ अपने पास रखना पसंद करूंगी, उसने फुसफुसाकर कहा। दूसरों के साथ बांटने से तो बेहतर है। लू रियान की आवाज ने मुझे हकीकत में वापस खींच लिया। मैंने घबरा कर दबे हुए स्वर में कुछ कहने की कोशिश की। मैं उसे समझाना चाहता था, शेन चिंगशियाओ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें पागल बनना ही है तो कम से कम सही जानकारी तो रखो। लेकिन लू रियान मेरी एक भी बात नहीं समझ सकी। वो पूरी तरह अपनी ही अजीब दुनिया में खोई हुई थी। तुमने स्कूल फोरम की ट्रेंडिंग पोस्ट्स जरूर देखी होंगी, उसने धीमे स्वर में कहा। वे बेवकूफ छात्र अभी खुद को रोक रहे हैं। कैंपस के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम स्कूल के गेट के बाहर कदम रखोगे वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओह तुम बेचारे, देखो तो सही, रोते रोते तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। उसने अपनी लंबी और खूबसूरत उंगलियां मोड़ी और अंगूठे से मेरी आंख के कोने को हल्के से छुआ। शेन चिंगशियाओ ने इतना बड़ा तमाशा करके तुम्हें सीधा निशाना बना दिया और फिर तुम्हें यहां छोड़कर चली गई। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या मरो। वो लगभग बेकार है, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी और ऐसी जगह छिपा कर रखूंगी जहां कोई तुम्हें ढूंढ ना सके। अब से तुम्हारी रक्षा मैं करूंगी, ठीक है? उसकी आवाज अंधेरे और बीमार उत्साह से कांप रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसमें शेन चिंगशियाओ के लिए उपहास भरा हुआ था। उस जैसी लोग बहुत सावधान होती हैं, अगर सभ्य भाषा में कहूं तो।
लेकिन सच कहूं तो वे बस मूर्ख होती हैं, खुद को ही धोखा देती रहती हैं। उन्हें पहला कदम उठाना नहीं आता, न ही हालात के अनुसार बदलना। ये निश्चित रूप से कोई शॉवर जेल या परफ्यूम नहीं है। जिस खुशबू को इंसान खुद महसूस न कर सके, वो आमतौर पर उसकी प्राकृतिक शरीर की खुशबू होती है। लू रियान ने धीरे धीरे अपना हाथ मेरे मुंह से हटा लिया। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत सफाई दी। चीफ शेन को मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। आपने जरूर गलत समझा है। लू रियान एक पल के लिए रुकी। उसने ठुड्डी पर हाथ टिकाया और गहरी सांस लेकर मेरी खुशबू महसूस की। कोई बात नहीं, अगर उसे तुम पसंद नहीं हो तो भी चलेगा, जब तक मुझे हो। मैं पहली बार सचमुच शर्मिंदगी और झुंझलाहट महसूस कर रहा था। कुछ पल के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं बचे। लू रियान बेहद आराम से दिख रही थी। वो बीच बीच में मेरा गाल भी दबा देती। कितने भोले हो। जो बात मुझे सिर्फ 2 मिनट में पता चल गई, वो लोग अभी तक नहीं समझ पाए। इन पुराने जमाने वाले चश्मों के बावजूद तुम्हारा चेहरा बदसूरत नहीं लगता। जब ये टेढ़े हो जाते हैं तो मुझे खुद इन्हें ठीक करना पड़ता है। मैं छूटने की कोशिश करते हुए तड़प उठा। पहले मुझे छोड़ो। बिल्कुल नहीं, मेरा एक्सपेरिमेंट अभी खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर उसने मेरी कमर पकड़ ली और बिजली की गति से कमरे से बाहर निकल गई। मेरी त्वचा पर चिपचिपी और घिनौनी महसूस होने वाली भावना आखिरकार गायब हो गई। मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा और मन ही मन एक मंत्र दोहराने लगा। मेल लीड को समझो, मेल लीड को जानो, लेकिन किसी भी हालत में मेल लीड मत बनो। हम विला नंबर 6 पहुंच गए। लियू रुयन तुरंत जमीन पर नहीं उतरी, बल्कि मुझे लेकर हवा में एक चक्कर लगाया। अब से तुम मेरे साथ रहोगे। देखो, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए? जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उलझन में नीचे देखा। उसे सिर्फ मेरा कसा हुआ जबड़ा दिखाई दिया। मेरी लंबी पलकों की परछाइयां चेहरे पर पड़ रही थीं। लियू रुयन ने भौहें सिकोड़ ली और अपने सोल बीस्ट के पंख समेट लिए। जैसे ही हम धीरे धीरे नीचे उतरे, मेरे सामने का दृश्य अचानक बदल गया। मेरा दिमाग भी तुरंत वास्तविकता में लौट आया। मास्टर, शेन छिंगच्यू और बाई निंगबिंग आपसे मिलने आई हैं। क्या मैं उन्हें अंदर आने की अनुमति दूं? मैंने हल्का सा सिर उठाया। स्कूल शुरू होने के बाद से मैंने अभी तक F5 को नहीं देखा था। जहां तक इन फीमेल लीड्स की बात थी, अगर मैं बस किसी कोने में छिपकर देख सकूं तो मुझे इस आंखों की दावत से बिल्कुल शिकायत नहीं होती, बल्कि F6 के इलाके में अगवा होकर घसीटे जाने से बेहतर, मैंने मन ही मन सोचा। विला तक वापस उड़कर आने के बाद काफी संभावना थी कि F6 उन्हें अंदर भी ना आने दे, लेकिन खैर, मेरे जैसा सामान्य इंसान किसी पागल व्यक्ति के दिमाग को कैसे समझ सकता है? लियू रुयन हल्के से हंसी। हम अपने मेहमानों को दरवाजे से कैसे लौटा सकते हैं? उसने मुझे पैरों पर खड़ा किया। मेरे साथ चलकर उनसे मिलना चाहोगे? F6 को मना करना बेहद खतरनाक था। मैंने पलक झपकाई, अपने विकल्पों पर विचार किया और आखिरकार उसका हाथ थाम लिया। जानकारी जुटाने का समय आ गया था। हो सकता है वे मेरे लिए आई ही ना हो। अगर पता चला कि तुमने पूरी स्थिति गलत समझी है तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है ना? उसने जवाब दिया। मैं कभी भी अपना गुस्सा पुरुषों पर नहीं निकालती, खासकर उस आदमी पर जिसे मैं पहली नजर में पसंद कर बैठी हूँ। मैंने आंखें घुमाने की तीव्र इच्छा को बड़ी मुश्किल से दबाया। जब मुझे लगा कि उससे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तभी लियू रुयन अचानक बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सांप की सूंघने की क्षमता गलत हो सकती है? रुको, उसकी सूंघने की क्षमता? सांप आखिर सूंघते कैसे हैं? भगवान, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। उनके बारे में हर चीज मेरे लिए बिल्कुल अनजान क्षेत्र है, तो इसका मेरी खुशबू से जरूर कोई संबंध है। मैंने सिर झुकाकर अपनी कॉलर सूंघी। महंगे परफ्यूम की बात तो छोड़ो, मेरे बॉडी वॉश की खुशबू तक मुश्किल से बची हुई थी। तुम छोटे से बेवकूफ, लियू रुयन बड़बड़ाई और मुझे खींचते हुए आगे ले गई। अगर कोई भी इसे सूंघ सकता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी जिंदा होते? मैंने उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरों का सामना किया। अंदर से गुस्से में उबल रहा था, लेकिन डर के मारे एक शब्द भी नहीं बोला। मैं चुपचाप उसके पीछे नीचे चला गया। जैसे ही हम लिविंग रूम के सोफे तक पहुंचे, सामने का दरवाजा खुल गया। 2 बेहद आकर्षक फिगर वाली महिलाएं हॉलवे से अंदर आईं। मैंने चुपके से सिर उठाकर उन्हें देखा। अगर शेन छिंगच्यू टूटी हुई चांदनी जैसी ठंडी और अछूती सुंदरता थी, तो बाई निंगबिंग बस अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत थी। उसके माथे पर कुछ डीली लटें बिखरी हुई थीं और उसकी गहरी आंखें किसी मोहक जेड पत्थर जैसी लग रही थीं। मैं मुश्किल से 2 सेकंड तक देख पाया था कि लियू रुयन ने मेरी ठुड्डी पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। वो खतरनाक ढंग से करीब झुकाई। क्या मैं तुम्हें पर्याप्त सुंदर नहीं लगती? हम इतनी नजदीक से। उसकी शक्ल पूरी तरह बेदाग थी, एक भी रोम छिद्र तक नजर नहीं आता था। वो सचमुच आंखें चौंधियां देने वाली थी। मैंने घबराकर निगल लिया और पूरी ईमानदारी से सिर हिला दिया। तुम भी बहुत सुंदर हो। लियू रुयन ने हल्की सी नाक से हंसी निकाली। तभी शेन छिंगच्यू की बर्फीली आवाज गूंजी, उसे छोड़ दो। और अगर ना छोड़ूं तो? क्या मुझे भी कोई पेनल्टी कार्ड देने वाली हो? क्या मैडम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट इतनी फुर्सत में है? इतनी फुर्सत कि मेरी लव लाइफ भी मैनेज करनी पड़े? लियू रुयन ने मेरी उंगलियां दबाते हुए पूछा। वो हंसी, बिना सिर उठाए। लव लाइफ? रुको, किसकी? मैंने कांपती उंगली से खुद की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हें पहले ही किस कर चुकी हूँ, अब जिम्मेदारी से भागने वाली तो नहीं हो ना? लियू रुयन की आंखें गहरी हो गईं। उसकी गोरी और पतली उंगलियां हल्के से मेरे होंठों को छू गईं। उसने हाथ मेरे सीने पर रख दी और फिर मेरी तरफ झुकने लगी। मैंने बिल्कुल सपाट चेहरे के साथ उसे टाल दिया। शेन छिंगच्यू ने भौहें सिकोड़ ली। बस करो,
तुम इसके इतना करीब क्यों जा रही हो? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे इससे पहली नजर में प्यार हो गया और इसे भी मुझसे बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है। बाई निंगबिंग हल्के से हंसी। ओ, तो इसका नाम क्या है? लियू रुयान ने लंबी नाटकीय आवाज निकाली। मेरी छोटी बेवकूफ मछली। बाई निंगबिंग ने सिर घुमाया और कुछ पल तक मुझे घूरती रही। मैं झिझका, फिर धीरे से बोला, लियू रुयान, मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी। बाई निंगबिंग अकड़ते हुए आगे बढ़ी और लियू रुयान के सामने वाले सोफे पर बैठ गई। तुम्हारी पसंद सच में बड़ी अजीब है। जिसमें सांस चल रही हो उससे ही प्यार कर बैठती हो क्या? लियू रुयान ने आंखें सिकोड़कर मीठी मुस्कान दी। थोड़ा धीमा जरूर है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। बाई निंगबिंग ने नजरें शेन छिंगच्यू की तरफ मोड़ दी। चलो ना, हम सब बहनें ही तो हैं। आराम से बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? शेन छिंगच्यू को एहसास हुआ कि उसकी भावनाएं नियंत्रण से बाहर जा रही थी। उसने अपना आभा मंडल समेट लिया और शांत स्वर में बोली, तुम्हें इसमें सिर्फ इसलिए दिलचस्पी है क्योंकि इसकी खुशबू किसी आकर्षण मंत्र की तरह काम करती है। ये तुम्हें ऐसे एहसास दे रही है जो तुम्हें होने ही नहीं चाहिए। मैं और निंगबिंग इसके प्रभाव में नहीं आए क्योंकि हम अभी भी साफ दिमाग से सोच रहे हैं। लियू रुयान का लहजा बिल्कुल नहीं बदला। जो चाहो सोचो, मुझे तुम्हें समझाने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जो मुझे आकर्षित करने की कोशिश कर सकती हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन सबको जाकर किस करती फिरती हूँ? अगर मैं किसी को दूर नहीं धकेल रही तो इसका मतलब है कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं हमेशा ऐसी ही हूँ, चाहे कोई भी पूछे। शेन छिंगच्यू ने आगे कहा। फिलहाल उसकी खुशबू सिर्फ वही लोग महसूस कर सकते हैं जो 3S रैंक तक पहुंच चुके हैं। बाई निंगबिंग की सूंघने की क्षमता उतनी तेज नहीं है। मुझे भी सूंघने दो। बाई निंगबिंग खड़ी होने लगी। दफा हो जाओ, लियू रुयान ने तिरस्कार से कहा। उसका हाथ फिसल कर मेरी कमर तक आ गया। फिर उसने जोर से खींचा और मैं सीधा उसकी गोद में गिर पड़ा। मैं डरकर उछल गया। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। एक बेहद बुरा एहसास मुझ पर छा गया। बाई निंगबिंग ने बस कंधे उचकाए और वापस बैठ गई। उसने सुझाव दिया, चूंकि वो सिर्फ एक ही है, मुझे लगता है कि हमें उसे सीधे लैब में रिसर्च के लिए भेज देना चाहिए। शेन छिंगच्यू पूरी तरह चुप रही। न उसने सहमति दी, न ही असहमति जताई। तो मेरा अंदाजा सही था। वो तथाकथित नशे जैसी खुशबू मेरे शरीर से ही आ रही थी। पता नहीं सिस्टम ने मेरे लिए किस तरह का रैंडम बैकग्राउंड एक्स्ट्रा चुना है, लेकिन ये तो बेहद अविश्वसनीय निकला। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन मेरी आंखें पूरी तरह शांत। पतली कमर और लंबी टांगों वाली खूबसूरत लड़कियां अच्छी बात है, लेकिन उनका आनंद लेने के लिए पहले जिंदा रहना भी जरूरी है। लू रियान कॉम्बैट पावर में दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसके परिवार का प्रभाव निर्विवाद रूप से नंबर 1 है। उसका स्पिरिट बीस्ट डरावना है, लेकिन कम से कम अभी तक उसने मेरे साथ ठीक व्यवहार किया है। फिलहाल सुरक्षा के लिए मेरे पास वही सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन भरोसा रखो, मैं इस बात का हिसाब याद रखूंगा। मेरे मोटे चश्मे मेरी आंखों में छिपी दुश्मनी को ढक रहे थे। मेरे शरीर से लगातार एक भारी और मदहोश कर देने वाली खुशबू फैल रही थी। उसमें हल्की सी कड़वाहट भी थी। लू रियान ने मेरी आंखों के कोनों में मौजूद लालिमा देख ली। उसने बड़ी सहजता से मेरा चश्मा उतार लिया और उंगली पर घुमाने लगी। अगर तुम लड़कियां लड़ना चाहती हो तो बस कह दो, मैं तुम सबका सामना कर लूंगी। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। शेन छिंगच्यू मुझे अविश्वास से घूरती रह गई। बाई निंगबिंग ने सांस तक रोक ली, जबकि लू रियान का चेहरा पूरी तरह अंधेरा पड़ गया। क्या तुम लोगों ने काफी नहीं देख लिया? उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसके शरीर से एक तीखा और दबदबे वाला आभा मंडल फैल गया। फिर उसने नीचे झुककर मुझे कुछ बार देखा। उसकी सिंदूरी आंखों में हैरानी की चमक उभरी और होंठों पर मुस्कान तैर गई। इतनी सी छोटी चीज, तुम्हें देखते ही मेरा दिल पिघल जाता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बिना चश्मे के तुम इतने प्यारे लगोगे कि मेरे साथ मैच कर सको। स्पष्ट था कि उसे पहले कभी मेरा असली चेहरा देखने का मौका नहीं मिला था। उसने धीरे से मेरा गाल दबाया। बस अफसोस की बात यह है, उसने हल्की सांस छोड़ी। अगर तुम्हारे शरीर में थोड़ा और मांस होता तो तुम बिल्कुल परफेक्ट होते। बाद में मैं तुम्हें हमारे फैमिली हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, तुम्हारा पूरा चेकअप करवाऊंगी। वैसे भी चश्मे के बिना तुम कहीं बेहतर लगते हो। क्या कहते हो? मेरे हाथ हल्के से उसके कंधों पर टिके हुए थे। मैंने उसे दूर नहीं धकेला। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन आंखों के कोने से मैं बाकी दोनों पर लगातार नजर रख रहा था। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने शेन छिंगच्यू की आंखों में मौजूद गहरा सदमा साफ देखा और बाई निंगबिंग के चेहरे पर छाई हुई हैरानी भी। फिर मैंने उसके पीछे अचानक प्रकट हुए लंबे पंजों वाले विशाल बाज को देखा। मेरी आंखें तुरंत चमक उठी। मैंने उत्साह से उस काले बाज को छत तक उड़ते देखा जो कमरे में चक्कर लगा रहा था। जैसे ही लू रियान ने देखा कि मेरा ध्यान भटक गया है, उसने तुरंत अपना स्पिरिट बीस्ट बुला लिया। काला और लाल धुंधला सा साया तेजी से बदला और मेरे पैरों के चारों ओर लिपट गया, मानो अपना इलाका घोषित कर रहा हो। काली और लाल चमकदार शल्कों का मेरी त्वचा से तीखा विरोधाभास मुझे और भी ज्यादा पीला दिखा रहा था। लू रियान पीछे की तरफ झुक गई
वो पूरी तरह संतुष्ट लग रही थी। उसकी आंखों में ठंडी और घमंडी हंसी चमकी। मैं हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सका। मैं सिर्फ देखता रहा जब एक विशाल सांप ने अपना भारी सिर मेरे घुटने पर रख दी। स्पिरिट बीस्ट अपने मालिकों के साथ इंद्रियां साझा करते हैं। ये पहली बार था जब बाई निंगबिंग के बीस्ट ने मेरी खुशबू महसूस की और वो पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा। शेन चिंगशियू अभी तक अपने सदमे से बाहर भी नहीं आई थी और उसका बाज आजू पहले ही पूरे कमरे में पागलों की तरह उड़ रहा था, अपने मालिक की पूरी इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए। आखिरकार बाई निंगबिंग होश में आई। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। अपनी ये घटिया चालें बंद करो, वो चिल्लाई। मैं लूरिया नहीं हूं। मुझे नियंत्रण खोना बिल्कुल पसंद नहीं और जो भी मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है उसका अंजाम आमतौर पर बहुत बुरा होता है। शेन चिंगशियू ने अपने होंठ कसकर भींच ली। अपना आभामंडल वापस समेटते हुए वो मेरी पूरी तरह अनजान आंखों को देखती रही। उसके चेहरे पर झिझक की झलक आई, लेकिन उसने कुछ भी समझाना जरूरी नहीं समझा। कमरे की हवा जैसे जम गई। आजू तुरंत शांत हो गया और आगे कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की। लू रियान को बाई निंगबिंग का गुस्सा बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं भी उतना ही उलझन में था। बाई निंगबिंग ने अपना सोल बीस्ट वापस बुला लिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी पूरी तरह मुझ पर टिकी हुई थीं। कमाल है, या शायद मुझे तुम्हें बीस्ट टेमर कहना चाहिए। वो ताली बजाने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वो उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। सिर्फ कुछ चालों में ही तुमने मेरा दिमाग उलझा दिया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे अंदाजा था कि वो क्या कहना चाहती, लेकिन मेरे शरीर की ये खुशबू, मैं इसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैं खुद इसे सूंघ भी नहीं सकता था, इसलिए मुझे सफाई देने की कोई इच्छा नहीं हुई। मैंने तुरंत पलटकर जवाब दिया, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल सच में बहुत खराब है। चीफ शेन और चीफ लिन ऐसे बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी रैंकिंग शायद जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, या फिर तुम किसी तरह कमजोर हो गई हो। मैं सच में सलाह दूंगा कि दोबारा टेस्ट करवाओ। सातों चीफ्स में से चीफ बाई सबसे कमजोर तो नहीं हो सकती, है ना? बाई निंगबिंग का चेहरा तमतमा गया। वो गुस्से में दांत पीसने लगी। हर कोई जानता था कि उसकी ताकत लगभग शेन चिंगचियों के बराबर थी। लियू रुयन से कमजोर कहना एक बात थी, लेकिन उसे सच में सबसे कमजोर समझकर सवाल उठाना। शेन चिंगक्यू ने हल्की सी दो खांसी छोड़ी। लियू रुयन जोर से हंस पड़ी। उसके तानों का लेवल पूरी तरह मैक्स्ड आउट था। मैं तो पूरी तरह रीटेस्ट के पक्ष में हूँ। पिछली बार इसे उस ओरिजिन स्टार मिशन पर भेजा गया था। लगता है वहां इसका दिमाग थोड़ा खराब हो गया। हो सकता है इसका रैंक भी गिर गया हो। लियू रुयन को जैसे मेरे लिए कोई बायोलॉजिकल क्रेविंग थी। उसके हाथ सच में कभी रुकते ही नहीं थे, हर जगह मुझे छूते रहते थे। लियू रुयन का दायां हाथ मैंने पकड़ लिया और उसकी दो उंगलियों को धीरे से अपने होंठों के पास ले आया। मैंने सिर झुकाकर उसके हाथ की पीठ पर एक किस दिया और मेरी आंखें पूरी तरह मासूम दिख रही थीं। मैंने सुना है कि ईगल्स स्नेक्स के नेचुरल प्रेडेटर्स होते हैं। लियू रुयन ने भौं उठाई और उसका लड़ने का जज्बा अचानक भड़क उठा। तुम्हें ये किसने बताया? क्रिम्सन स्नेक ने अविश्वास में अपना शरीर मोड़ लिया। उसकी जीभ बार बार बाहर निकल रही थी। उसने एक तेज और डरावनी फुफकार छोड़ी। मेरे पैर सच में कांप गए। ये चीज वाकई बहुत डरावनी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि इसे इग्नोर कर सकूं। मैंने हाथ बढ़ाकर लियो रुयान के गाल को सहलाया, जबकि दूसरा हाथ उसके सीने पर हल्के हल्के गोल घुमा रहा था। इससे लड़ो, मैं देखना चाहता हूँ। शेन चिंग क्यू की भौहें सिकुड़ गईं। उसके सामने जो नजारा चल रहा था उसे देखना ही आंखों को चुभने जैसा था। लियो रोयान के आदेश देने से पहले ही क्रिम्सन स्नेक का दिमाग मेरे कंट्रोल में आ चुका था। उसने तुरंत हमला कर दिया। क्या तुम पागल हो? बाई निंगबिंग फौरन एक तरफ हट गई और अपना सोल बीस्ट समन कर लिया। क्रिम्सन स्नेक बिना एक सेकंड गंवाए उसके चारों तरफ लिपट गया। अपना मुंह खोलकर जोर से काट लिया। अब ये उड़ भी सकता है। तो क्या हुआ, मैं भी उड़ सकती हूँ। बाई निंगबिंग ने कभी नहीं सोचा था कि लियो रुयन सच में उस पर हमला कर देगी। वे तीनों बचपन से साथ बड़ी हुई थीं और उनके परिवारों के हित भी गहराई से जुड़े हुए थे। उनके बीच लगभग कभी ऐसा टकराव नहीं हुआ था। लियो रुयन, अभी इसे रोको। शेन चिंग क्यू भी लड़ाई रोकने के लिए आगे कूद पड़ी। एक के खिलाफ दो लोग होने के बावजूद लियो रुयन जरा भी नहीं डरी। वह बस इस बात से हैरान थी कि लाल सांप सच में मेरी बात सुन रहा था। उसने ज्यादा नहीं सोचा, बस यही मान रही थी कि यह सच में एक फेडेड मैच था। विजेता पहले ही तय हो चुका था। सबसे पहले वही पागल हुई। लियो रुयन ने उंगलियां चटकाईं। लाल सांप अपनी छोटी पंखों की मदद से फौरन वापस लौट आया, फिर आकर सीधे मेरे कंधे पर बैठ गया। मैं पूरी तरह जम गया। मेरा दिल अचानक बुरी तरह उलझ गया और मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा। जब तक मैं आखिरकार शांत हुआ, तब तक तीनों लड़कियों की बातचीत भी काफी ठंडी पड़ चुकी थी। कुछ चर्चा के बाद शेन चिंगजू और बाकी लोगों ने तय किया कि फिलहाल मेरी खास हालत को सीक्रेट रखा जाएगा। वे इसे जितना हो सके अपने बाकी दोस्तों से छिपाएंगी। कैंपस नेटवर्क पर मचा हंगामा पहले से ही काफी बड़ा था। फिलहाल मेरे पास लियो रुयन के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाई निंगबिंग ने भी अपनी तिरस्कार भरी नजरें हटा लीं। हम बाद में तुम्हारा बैकग्राउंड जांचेंगे, लेकिन अभी क्या तुम हमें अपने शरीर के बारे में बता सकते हो? लियो रुयन ने अधीर होकर उसकी बात काट दी। उसे खुद भी नहीं पता। उसका मेजर इन्फॉर्मेशन एनक्रिप्शन एंड काउंटर मेजर्स है। उसके बारे में बहुत कम डेटा मौजूद है। मैंने सिर हिलाया। इससे पहले किसी ने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझसे कोई खास स्मेल आती है। शेन चिंगजू की आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी।
इस स्कूल में आने से पहले क्या तुम कभी किसी ट्रिपल एस क्लास अवेकेंट से मिले हो? मैंने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। नहीं, कभी नहीं, लियू रुयान बीच में बोली। जिस प्लेनेट से ये आता है वो काफी पिछड़ा हुआ है, वहां कोई नोबल्स नहीं है। ट्रिपल एस क्लास तो बहुत दूर की बात है। इसका लो लेवल अवेकेंड लोगों से भी कोई संपर्क नहीं रहा। ऐसे प्लैनेट्स जहां नोबल्स न हो बहुत कम होते हैं, जब तक कि वो बेहद दूर दराज के न हो। मेरी घबराई हुई आंखों की एक झलक पकड़कर उसने लियू रुयान से कहा, अपना सोल बीस्ट बुलाओ। ये उससे डर रहा है। मैंने धीरे से हामी भरी। हाँ, मैं डर रहा हूँ। लाल सांप सच में दिल टूटने जैसा लग रहा था। उसका शरीर और भी खूबसूरत क्रिम्सन रंग में बदल गया। अपने छोटे पंख फड़फड़ाते हुए वो उड़ गया और उसकी अकेली परछाई जमीन पर घिसटती चली गई। मैंने सिर तिरछा किया। अचानक एक छोटा सा सांप जो ठोस लाल जेड जैसा दिखता था मेरी गोद में आ गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके पैटर्न विंग्स को धीरे से सहलाया। लियू रुयान के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। शेन चिंगजू ने अपनी नजरें नीचे कर ली और कुछ भी बेवजह करने से बची। बाइनिंग बिंग ने होंठ मोड़े और विषय बदल दिया। हमें जितनी जल्दी हो सके इसकी सेंट को छिपाना होगा। मैं कुछ उपाय सोचूंगी। शेनचिंग क्यू सबसे पहले विला से निकल गई। मैंने बाइनिंग बिंग की तरफ देखा जो पीछे रुक गई थी। मेरा प्री एरोशन फेज अभी आया नहीं है। शेनचिंग क्यू का पहले ही सप्रेस हो चुका है और लियू रुयन को तुम्हारे साथ 24 साथ रहने का मौका मिल रहा है। दोनों ही फायदा उठा रही हैं। तुम मुझे ऐसे ही बाहर नहीं रख सकते। बाइनिंग बिंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे तुम्हारी जैकेट चाहिए। ये ज्यादा मांग नहीं है ना? मैंने अपनी जैकेट उतारी और उसे दे दी। वो जैकेट हल्के सफेद रंग की थी जिसकी कफ्स और लेपेल पर फीकी सुनहरी पाइपिंग बनी हुई थी। थैंक्स। बाइनिंग बिंग की उंगलियों की पकड़ थोड़ी और कस गई। उसने जैकेट को अपने कंधे पर डाल लिया और बेध्यान होकर विला से बाहर निकल गई। उन सबके विलास एक दूसरे के काफी पास थे। बाकी कुछ लोग कुछ कामों में फंसे हुए थे, इसलिए अभी तक एनरोलमेंट नहीं कर पाए थे। स्कूल शुरू हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। एरिन बिंग का लियू रुयन के घर तीसरी बार आना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शेनचिंग क्यू दरवाजे के ठीक बाहर उसका इंतजार करती मिलेगी। शेनचिंग क्यू उसकी तरफ मुड़ी और चेतावनी दी, बाइनिंग बिंग, उसे हाथ मत लगाना। च्यूनान को अकेला छोड़ दो। बाइनिंग बिंग एक पल के लिए रुकी, लेकिन उसके होंठों पर बनी मुस्कान गायब नहीं हुई। जैसे कि मैं लियू रुयन के अपने छोटे खिलौने से बोर होने से पहले उसे छूने की हिम्मत करूंगी। वो तो शुद्ध टॉर्चर है। मुझे तो शायद उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने उस सांप का जहर मुझ पर नहीं छोड़ा। ये महसूस करते हुए कि वह थोड़ी ज्यादा सख्त हो गई थी, शेनचिंग क्यू ने नजरें फेर लीं। उसने इशारों इशारों में कहा, हमारे परिवार ने इतने सालों में उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में बहुत पैसा लगाया है और अब तक वहां से एक भी काम की चीज नहीं निकली। बाइनिंग बिंग बेवकूफ नहीं थी। उसने तुरंत उसका मतलब समझ लिया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। मुझे मत बताओ कि तुम भी उसके लिए फीलिंग्स रखने लगी हो, उसने जानबूझकर उकसाते हुए कहा। एक लड़की का इंतजार करना और 2 लड़कियों का इंतजार करना दोनों एक ही बात है। वैसे भी जब लियू रुयन उससे बोर हो जाएगी मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। शेन चिंग ने सपाट आवाज में जवाब दिया, मैं बस तब तक इंतजार करूंगी जब तक तुम दोनों उसका इस्तेमाल करके संतुष्ट नहीं हो जाती। उसके बाद उसे रिसर्च के लिए मुझे देना, तब भी देर नहीं होगी। असल में उसका मुझे अलायंस इंस्टीट्यूट भेजने का कोई इरादा नहीं था। अलायंस वाले लोग बहुत शेडी थे। अगर मुझे वहां भेज दिया जाता तो शायद कुछ ही दिनों में बिना कोई निशान छोड़े मेरी मौत हो जाती। पूरी तरह निकम्मे होने के बावजूद उनमें अभी भी पैसे मांगने की हिम्मत थी। बाइनिंग बिंग ने होंठ मोड़े। तुम्हारी खातिर मैं दूसरों को उसे छूने से रोक सकती हूँ, लेकिन मैं खुद उसे संभालूंगी। शेन चिंगजू की आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट चमकी, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर पूरी तरह भावहीन हो गया। तुम ऐसी नहीं हो। खुद को इतना निर्दयी दिखाने की जरूरत नहीं है। बाइनिंग बिंग हंस पड़ी, लेकिन मैं बिल्कुल ऐसी ही इंसान हूँ। मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी, बहुत ज्यादा आगे मत बढ़ना। मेरा ट्रिपल एस रैंक सिर्फ इसलिए है क्योंकि यही हमारी एब्सोल्यूट लिमिट है। लियू रुयन का ट्रिपल एस रैंक इसलिए है क्योंकि मशीन की मैक्सिमम लिमिट सिर्फ ट्रिपल एस तक है। मैं तुम्हें जोर देकर सलाह देती हूँ कि उसकी लिमिट्स को टेस्ट मत करना। उसने स्टारनेट खोला। कुछ सेकंड तक ग्रुप चैट को देखती रही। आखिर उसने सिर्फ 4 शब्द भेजे, चुनन, अब भी आओ। क्रिम्सन स्नेक ने महसूस किया कि शेन चिंगजू और बाइनिंग बिंग दोनों जा चुकी हैं। उसने सुस्ती से अपना शरीर मोड़ा। मैं इतना डरा हुआ था कि पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक बगल से एक उंगली आगे बढ़ी और छोटे सांप के सिर पर हल्के से टपकी। अभी तक फुफकारता हुआ डरावना सांप तुरंत शांत हो गया और मेरे पैर से सटकर लेट गया। मैंने उस उंगली का पीछा करते हुए नजर उठाई। मेरी नजर लियू रुयन की थकी हुई भारी पलकों से टकराई, जिन पर हल्की लालिमा थी। उसमें एक नाजुक, लगभग टूट चुकी सुंदरता थी, लेकिन जैसे ही उसकी ठंडी आंखें उठीं, उसका पूरा ओरा बदल गया। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी। वह झुकी और मेरे निचले होंठ पर एक हल्का सा किस रख दिया। डरो मत, ये बहुत अच्छी लड़की है। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मुझे बस इसका सामना करना ही था। आज्ञाकारी है ना? क्रिम्सन स्नेक ने अपना शरीर मरोड़ा, सिर हिलाया और अपने दांत दिखाए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी डरावनी दिख रही थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और मन ही मन खुद को समझाने लगा,
अगर यहाँ मेरी जिंदगी सच में जल्दी खत्म होने वाली है तो कम से कम मैंने सिस्टम से जो बड़ी बड़ी बातें की थी उन्हें पूरा तो कर दिया। कह सकते हो कि वो सच हो गई। इसका नाम क्या है? रेड स्नेक। लियू रुयान ने अपने सोल बीस्ट से कई करतब दिखवाए। कभी आकार बदलना, कभी दिशा ढूंढना, कभी लोकेशन ट्रैक करना और कभी सेंट्स पहचानना। दूसरे सोल बीस्ट से इसका सबसे बड़ा फर्क शायद ये था कि ये अपने क्लोन्स भी बना सकता था। काफी कमाल है। मैंने जल्दी से विषय बदल दिया। मैंने सुना है कि हाई लेवल सोल बीस्ट्स बात भी कर सकते हैं। लियू रुयान ने नजर उठाई। इसे बात करना पसंद नहीं। हम सब में शेन चिंगजू के सोल बीस्ट को सबसे ज्यादा बोलना पसंद है। वो उसकी पर्सनैलिटी का बिल्कुल उल्टा है। रेड स्नेक की आवाज बच्चों जैसी है और उसे लगता है कि इससे उसका इंटिमिडेटिंग इमेज खराब हो जाता है। वो प्राइवेट में भी बहुत कम बोलती है। मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवा दूंगी। जब हम वापस आएंगे तब तुम नहा सकते हो। मैंने होंठ भींच लिए और धीरे से बड़बड़ाया। क्या उसका मतलब है कि हम साथ में सोने वाले हैं? क्या ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है? मैंने नीचे देखा और मेरी उंगलियां लियू रुयान के पेट को छू गईं। वो मजबूत और अच्छी तरह टोन्ड था। वो सच में बेहद फिट थी। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर चीज को मत छुओ। मैंने अपनी पलकें झुका लीं और धीरे से आंखें झपकाईं। मेरा चेहरा ऐसा था कि लोगों की सारी सावधानी खत्म हो जाती थी। भले ही मैं कोई बेहद बुरा काम कर रहा होता, फिर भी लोग यही सोचते कि मैं पूरी तरह मासूम हूं और अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती तो वे मान लेते कि मुझे मजबूर किया गया होगा। लियू रुयान काफी देर तक मुझे देखती रही। उसकी आवाज सुस्त और आराम भरी थी। मैं तुम पर चिल्ला नहीं रही थी। उसने बेपरवाही से अपना कॉलर खींचा, जिससे उसकी चिकनी त्वचा का बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। जितना देखना है देख लो, ये सब तुम्हारा है। मैं खाली नजरों से नीचे देखने लगा। लियू रुयान के कानों के सिरे हल्के लाल हो गए। उसने मेरे हाथ पकड़कर अपने कंधों के चारों ओर रख दी और मेरी कमर से पकड़कर मुझे उठा लिया। जैसे ही मेरा शरीर जमीन से ऊपर उठा, मेरी चेतना वापस आ गई। मेरे कान के पास लियू रुयान को बड़बड़ाते हुए सुना, बहुत ही छोटा है। अचानक मुझे एहसास हुआ मैं 18 साल का था और मेरा शरीर सच में काफी दुबला पतला था। फिर लियू रुयान ने और चोट कर दी, और तुम्हारी सेहत भी बहुत खराब है। 18 साल का बाहरी रूप, लेकिन शरीर किसी 50 साल के इंसान जैसा। मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। लियू रुयान मुझे उठाए हुए मेका में चढ़ गई। क्या तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? मैंने सिर हिलाया। ज्यादा नहीं। फर्स्ट हॉस्पिटल चलो, उसने आदेश दिया। इंपीरियल सिटी फर्स्ट हॉस्पिटल। मैं उठाया जाना नहीं चाहता था, लेकिन लियू रुयान की लंबाई 1.9 मीटर से भी ज्यादा थी और उसकी टांगें बेहद लंबी थीं। मैं सच में उसके साथ कदम नहीं मिला सकता था, लेकिन चेहरे पर साफ गर्व झलक रहा था। यहाँ तक कि वह अंदर ही अंदर थोड़ा खुश भी लग रही थी। मुझे पहले ही समझ आ चुका था कि वह कहानी में दिखाई गई जितनी डरावनी नहीं थी। मेरा डर काफी पहले खत्म हो चुका था। फिर मैंने सिर घुमाकर पूछा, वहां किस तरह की बीमारियों का इलाज होता है? साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। लियू रुयान ने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया। वो अस्पताल उसके परिवार का है। वह खुद स्टार नेटवर्क की सिक्योरिटी और डिफेंस संभालती है। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे याद नहीं कि मेल लीड को कभी कोई मानसिक समस्या थी। तुम्हारा परिवार अस्पताल जैसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहता है? मेरा परिवार नहीं चाहता था, मैं चाहती थी, लियू रुयान ने ठंडे स्वर में कहा। ऊपर से देखने पर यू फैमिली में फैसले मेरे माता पिता लेते हैं, लेकिन मैं जो करना चाहूँ उसके लिए मुझे उनकी परमिशन की जरूरत नहीं होती। उसका लहजा ठंडा और उदासीन था। क्या समझना इतना मुश्किल है? इस दुनिया में ऑर्डिनरी पीपल और हाफ अवेकंड दोनों 40% हैं। बाकी 20% अवेकंड हैं। अवेकंड और हाफ अवेकंड दोनों के पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज और शक्तिशाली मेंटल स्ट्रेंथ होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास स्पिरिट बीस्ट है या नहीं। पूरी दुनिया नोबल्स के इर्द गिर्द घूमती है और ताकतवर लोगों की सेवा करती है। हमारे पास मेक्स, स्पेस शिप्स और कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने ऑर्डिनरी पीपल को लगभग पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। वे सिर्फ मेंटल पावर और स्पिरिट बीस्ट एवोल्यूशन पोशंस पर रिसर्च करते हैं जो नोबल्स के लिए बनाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में मेडिकल डेवलपमेंट पूरी तरह ठहर चुका है। ऑर्डिनरी पीपल की लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढने की कोशिश तक कोई नहीं करता। ऑर्डिनरी पीपल और हाफ अवेकेंड में लगभग एरोशन फेज नहीं होता और लो लेवल अवेकेंड के लिए एरोशन फेज का दर्द भी। लियू रुयान ने मेरे पैरों को कसकर पकड़ते हुए मुझे थोड़ा और ऊपर उठा लिया। मैंने इस अस्पताल में अपने लिए इन्वेस्ट किया था, बाकी सब तो बस एक अतिरिक्त फायदा है। ये उतना महान काम नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा तुम पर आखिर कितना असर पड़ता है? इस हफ्ते मेरा एरोशन फेज पहले ही गुजर चुका है। लियू रुयान असामान्य रूप से गंभीर दिख रही थी। तो अब भी मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने कंधे उचकाए। मैं तो बस पूछ रहा था। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बाद में शेन चिंगजू से पूछ लूंगा। लियू रुयान ने कुछ देर सोचा। खैर, शेन चिंगजू के शब्दों में कहूं तो ये तुरंत मिलने वाली दर्द रहित राहत है। लियू रुयान ने बाकी सब कुछ सामान्य मेडिकल प्रोसीजर्स के अनुसार करवाया। अगर डॉक्टर के चेहरे पर दिख रही घबराहट,
और असहजता को नजरअंदाज कर दिया जाए तो सब कुछ मेरी कल्पना से काफी सामान्य था। इसके शरीर में कोई समस्या नहीं है, बस अब से इसे थोड़ा नियमित स्लीप शेड्यूल बनाए रखना होगा। डॉक्टर की बात पूरी तरह उस जानकारी के विपरीत थी जो लियू रुयन ने पहले हासिल की थी। उसे जल्दी ही समझ आ गया कि प्रोफेसर यी की पोषण असर कर रही थी। लियू रुयन ने मेडिकल रिपोर्ट सीधी की। अगले महीने में इसे फिर से चेकअप के लिए लाऊंगी। अभी इसकी आईसाइट ठीक करो। प्रोसीजर में कितना समय लगेगा? अवेकेंड लोग कभी बीमार नहीं पड़ते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें कभी नियर साइटेडनेस भी नहीं होती थी। अचानक लियो रोयान को कुछ याद आया। जो विजन करेक्शन मशीन्स का नया बैच आया है वो कितना इफेक्टिव है? डॉक्टर ने तुरंत जवाब दिया, बहुत प्रभावी है मिस। उन्हें आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल में लाया जा चुका है। हम अभी प्रोसीजर शुरू कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट लगेंगे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्या ये महंगा है? डॉक्टर ने घबराकर लियू रोयान की तरफ देखा। खुद को बहुत चतुर समझते हुए उसने डिस्काउंट देने की पेशकश की। ज्यादा नहीं सर, सिर्फ 5 लाख नियो क्रेडिट्स। लियू रोयान बिल्कुल प्रभावित नहीं हुई। क्या तुम मेरे परिवार के अस्पताल को दिवालिया करना चाहते हो? आज इसे 50% डिस्काउंट दो, कल मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। डॉक्टर के माथे पर तुरंत पसीना आ गया। मैंने उसे तिरछी नजर से देखा, बिना किसी शर्मिंदगी के। पैसे तो तुम ही दे रही हो, है ना? मेरा मतलब, मैंने तो तुम्हें पैसे देने के लिए मजबूर नहीं किया।